ओके सी हियर अपना देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में अपने को ब्रॉडली दो चीज पढ़नी है। पहले पढ़ना है बिजनेस ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है एंड फिर उसका टैक्स ट्रीटमेंट। तो सी हियर पहले बिजनेस ट्रस्ट का मीनिंग क्या है। बिजनेस ट्रस्ट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, लेकिन फर्क क्या है, म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में पैसा डालती है, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट पब्लिक से पैसा लेने के बाद या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। यही फर्क है। म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक एक्सचेंज, बट बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट द मनी रेस्ड फ्रॉम द पब्लिक आइदर इन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब दो टाइप की बिजनेस ट्रस्ट होती है, एक होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो इन्वेट लिखा ना, इन्वेट इन्वेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब सी दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। ओके हाँ, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो क्या है, पब्लिक से पैसा लेने के रियल एस्टेट में डालेगी, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टाइप की ट्रस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वेदर इट इज रीट और इन्वेट। ओके नाउ लुक हियर, पहले इसका मीनिंग देखो, ऐसे देखना। बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, मैं मीनिंग कर रहा हूँ पहले मीनिंग, और मीनिंग होने के बाद टैक्स ट्रीटमेंट पे जाएंगे ना। सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, पहले तो इन लोग पब्लिक इशू से पैसा रेज करेंगे, और पब्लिक इशू में मतलब आईपीओ होगा, और उस पब्लिक इशू में क्या है 75% पब्लिक को डालना पड़ता है, और 25% कौन डालेगा, स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर कौन होता है, जिसने ये आइडिया क्रिएट किया है बिजनेस ट्रस्ट चालू करने का। फॉर एग्जाम्पल राहेजा, यूजुअली क्या होता है, जो रियल एस्टेट की लाइन वाले होते हैं ना, उन लोग का ये आइडिया होता है बिजनेस ट्रस्ट बनाने का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मिस्टर राहेजा हूं, तो मुझे माइंड में आइडिया ये होगी कि ऐसा मैं रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाऊं। तो जिसके माइंड में आइडिया थी, जो प्रमोटर, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर। और जब पब्लिक इश्यू होता है ना, तो स्पॉन्सर को कम से कम 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का 25% है, एंड फिर पब्लिक से कितना रेस करना है, 75%। ओके तो ये 25-75 के रेशियो में होता है। और इसको ट्रस्ट क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि अगर मैं राहेजा हूं तो एक तरह से पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपका पैसा लेके भाग नहीं जाऊंगा, आपके पैसे में लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा और उससे रिटर्न्स कमा कमा के आपको दूंगा, लेकिन मुझ पे ट्रस्ट करो। लेकिन ट्रस्ट करो ऐसा बोलने से कोई थोड़ी ट्रस्ट करता है, इसलिए बिजनेस ट्रस्ट को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है सेबी में। और जब सेबी में रजिस्टर्ड होता है ना, तब जाके पब्लिक का एक्चुअल ट्रस्ट बैठता है। और उतना ही नहीं, मिस्टर राहेजा जिसने ट्रस्ट बनाने का सोचा है, उसको मिनिमम 25% अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो एनीवेज इन शॉर्ट, पहले तो बिजनेस ट्रस्ट कभी भी रजिस्टर्ड होती है विद सेबी, और उसके पब्लिक इश्यू में जिस बंदे ने ट्रस्ट चालू करने का सोचा है, मतलब मिस्टर राहेजा, वो कम से कम 25% डालेगा, और बाकी पब्लिक से रेस करना है 75%। एंड फिर अज्यूम करो बिजनेस ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए आ गए थ्रू आईपीओ। अब बिजनेस ट्रस्ट इस पैसे का क्या करेगी, ये सब पैसे से इन लोग क्या करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। और रियल एस्टेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग। और बेसिकली क्या होगा, इन लोग बड़े बड़े मॉल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे अच्छा रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम जनरेट करो। क्यों, रियल एस्टेट का रिटर्न्स क्या होता है, रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम उनको जनरेट करना है, और फिर वही इनकम जनरेट करके पब्लिक को पास ऑन करना है। तो सी दे विल इन्वेस्ट पब्लिक इश्यू का सारा पैसा इन रियल एस्टेट। बट सी रियल एस्टेट मतलब ये देखो, मॉल्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम जाता है। अब मॉल्स बनाने का सोचेंगे, 2-3 साल तक मॉल बनते रहेंगे, और जब तक मॉल बनेंगे नहीं तब तक रिटर्न्स चालू नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट वाले लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट मतलब क्या है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कंपनी होगी ना, जिन लोग ने बड़े बड़े मॉल्स बना के रखे, उस कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं। मतलब दो ऑप्शन है, या तो बिजनेस ट्रस्ट खुद ही बड़े बड़े मॉल्स बनाएगी। सिर्फ मैं बार बार मॉल बोलूंगा, मतलब खाली मॉल ही नहीं होता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। बट क्या मॉल से एक लुक्रेटिव प्रॉपर्टी है। आज कोई बड़ा मॉल बना दिया ना, अंदर जो दुकानें खोल के बैठेंगे, उससे अच्छा रेंट मिलता है, बट बाकी मॉल के अलग कुछ और भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट से क्या बात हो रही थी, बिजनेस ट्रस्ट
या तो खुद ही मॉल के मॉल बड़े बड़े बना लेगा, फिर उस पर रेंट कमाएगा, या फिर उनको लग रहा है कि बड़े बड़े मॉल बनाने में तो बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए लोग क्या करेंगे, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी ना जिसने बड़े बड़े मॉल बनाए हुए, उनका शेयर्स अक्वायर कर लेंगे। तो उनका शेयर्स भी खरीद लिया ना तो भी चलेगा। और सेबी ने इजाजत दी है, सेबी ने तो सीधा बोला है या तो तुम खुद मॉल्स बना लो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बना लो, या फिर तुमको नहीं करना है तो कोई बनी बनाई कंपनी जिसने बड़े बड़े मॉल्स बना उसका शेयर्स ले लो, एनीथिंग यू डू चलेगा। लेकिन फर्क क्या है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वो वाले रूट को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखो कैसा होता है, लुक हियर, मीन्स इमेजिन एक इंडियन कंपनी है, ये देखो ये इंडियन कंपनी लिखा है ना, जिसने ऑलरेडी मॉल्स कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके रखी है, वो रियल एस्टेट का ही बिजनेस है, तो उस कंपनी का अपने को शेयर्स अक्वायर करना है। और ये जो मोर देन 50% लिखा है ना, ऐसा कोई मोर देन 50% जरूरी नहीं है, वो तो 10% शेयर्स ले सकते, 20% जितना लेना है लो, लेकिन मोर देन 50% लिया ना तो इनकम टैक्स में एडवांटेज मिलता है। बाकी सेबी तो क्या बोलता है, तुमको चाहिए तो रियल एस्टेट कंपनी के 10% शेयर्स ले लो, 20% ले लो, जितना लेना है लो, लेकिन अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी का मोर देन 50% ले लिया तो इनकम टैक्स में स्पेशल एडवांटेज मिलता है। और वो एडवांटेज क्या मिलता है बताऊंगा, लेकिन मोर देन 50% लेने में ज्यादा एडवांटेज है, बाकी लेस देन 50% लिया तो भी चलेगा। पर्पस क्या है, बिजनेस ट्रस्ट को सारा पैसा रियल एस्टेट में डालना है, चाहे ये लोग इस तरह से डायरेक्टली डाले या फिर ऐसा इनडायरेक्ट रूट से डाले, ओके। लेकिन सी, अगर हमने मोर देन 50% शेयर्स ले लिए ना किसी रियल एस्टेट कंपनी के, देन सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस मतलब फिर वो मेरा स्पेशल व्हीकल हो गया, क्योंकि जिस कंपनी का मोर देन 50% ले लिया मतलब वो मेरी व्हीकल हो गई। और व्हीकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा पैसा ले जाके रियल एस्टेट में डाल रही है, तो इट इज लाइक अ व्हीकल फॉर मी। और स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब स्पेशली मेरे लिए काम कर रही है। और मेरे लिए क्यों, क्योंकि मैंने उस कंपनी का मोर देन 50% ले लिया है, तो इट इज माई स्पेशल व्हीकल। माई मतलब मैं कौन, मैं बिजनेस ट्रस्ट हूं, ओके। बट वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का टैग मोर देन 50% में मिलता है, और मोर देन 50% का टैग इज अ गुड टैग, उसमें इनकम टैक्स में एडवांटेज मिलता है। तो इस तरह से बिजनेस ट्रस्ट ऑपरेट होती है, ओके। तो ये बेसिक अपने को ड्राइंग दिमाग में बैठी हुई रहनी चाहिए, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब देखना, ये तो मीनिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट मतलब इधर क्या क्या इनकम अराइज होगी और उसका इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आएगा। और सी, इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आएगा अपने को बिजनेस ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, और जो पब्लिक इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। मींस जो इनकम आएगी उसका इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आएगा। सो अभी अपने को टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ना है फॉर बिजनेस ट्रस्ट एज वेल एज इट्स इन्वेस्टर्स। तो सी, टैक्स ट्रीटमेंट के लिए पहले मेरे को बताओ इधर इनकम क्या आएगी, बिजनेस ट्रस्ट की मेन इनकम क्या है। अगर इन लोग ने बड़े बड़े मॉल्स खुद ही बना लिए तो उस पर तो रेंटल इनकम आएगा। एंड फिर अगर इन लोग ने खुद मॉल नहीं बनाए, किसी रियल एस्टेट कंपनी में शेयर्स अक्वायर कर लिया तो उस पर डिविडेंड आएगा। और बाय चांस उस रियल एस्टेट कंपनी में शेयर्स के साथ साथ कुछ डेट जैसा इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर्स में कुछ लोन्स दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट आ सकता है। मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम तो क्या है, डायरेक्टली मॉल से रेंट आना। दूसरा सोर्स अपना एसपीवी है, मतलब बिजनेस ट्रस्ट के कमाई के मेन दो ही सोर्स है, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एक एसपीवी, और थोड़ी बहुत कोई अदर इनकम भी हो सकती है। तो सी, जो भी इनकम होगी उसका इनकम टैक्स में इफेक्ट क्या अपने को पढ़ना है ना। तो सी, इसके लिए ना मैंने एक ड्राइंग बना के रखी है, अभी सारी थियरी ड्राइंग में खत्म हो जाएगी। देखो इस ड्राइंग के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ड्राइंग दिमाग में छाप लो। तो सी हियर, मैंने इधर क्या बनाया है, ये बिजनेस ट्रस्ट है, उसको बीच में क्यों बनाया, क्योंकि ये लोग मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये कौन है, पब्लिक है। पब्लिक मतलब इसमें स्पॉन्सर भी आ गया, जिन लोग ने भी बिजनेस ट्रस्ट के आईपीओ में सब्सक्राइब किया है, तो ये लोग यूनिट होल्डर्स है एंड दे आर द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। और ये अपनी कमाई का सोर्स है। अपनी कमाई का सोर्स क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जैसा कोई प्रॉपर्टी तो रेंट इनकम आएगा। फिर एसपीवी कौन है, एसपीवी होता कौन है, कोई इंडिया की कंपनी है जो रियल एस्टेट बिजनेस में लगी हुई है, अब उसका शेयर्स दिया है तो डिविडेंड तो आएगा ही। और शेयर्स के अलावा अगर हमने उस एसपीवी को लोन वोन दिया है तो इंटरेस्ट भी आ सकता है। ऐसा कोई लोन देना जरूरी नहीं है,
लेकिन क्या एक बार एसपीवी से अपना रिश्ता बन जाता है ना, भले शेयर होल्डिंग के थ्रू रिश्ता बना है, लेकिन उस रिश्ते में कभी कभी लोन वगैरह दे दिया, कुछ और भी हो सकता है, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। मतलब मैक्सिमम एक बिजनेस ट्रस्ट की 4 टाइप की इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब मॉल्स वगैरह, और अदर इनकम। अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है, बट उन लोगों का मेन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कमाई ये 3 चीज है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट। ओके, अब है ना इसका सबका टैक्स इफेक्ट देखो क्या है। एक सेकेंड, इनकम टैक्स में देखो इफेक्ट क्या है। ये सब इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है। ऑल द इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फॉर द बिजनेस ट्रस्ट, एवरी इनकम, बट अदर इनकम विल बी टैक्सेबल। तो टेल मी इसका क्या लॉजिक है, सब इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट की है, क्योंकि सी इधर गवर्नमेंट का क्या मानना है, बिजनेस ट्रस्ट क्यों टैक्स भरे, बिजनेस ट्रस्ट तो मीडिएटर है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करके कमाने का सुकून किसका पूरा हो रहा है, यूनिट होल्डर को। तो जब कमाई का सुकून यूनिट होल्डर का पूरा हो रहा है तो टैक्स उनको सफर करना चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट तो क्या बोलेगी, मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो मिडल मैन हूं, मैं तो पब्लिक का पैसा लेके अच्छी जगह पे लगा के कमा कमा के दे रही हूं, तो मैं तो मीडिएटर हूं। तो बिकॉज बिजनेस ट्रस्ट इज जस्ट अ मीडिएटर, गवर्नमेंट चाहती कि उनके सिर पे टैक्स नहीं आना चाहिए। अल्टीमेट इन्वेस्टर इधर यूनिट होल्डर है, और अल्टीमेट कमाई उनकी जेब में जाएगी, तो टैक्स उनसे भरवाना है। और जब टैक्स इनसे भरवाना है तो इनको तो एग्जाम करना पड़ेगा, नहीं तो डबल डबल टैक्स हो जाएगा। इससे लॉ ने क्या किया है, बिजनेस ट्रस्ट को बोला है तू तेरे लेवल पे जब इनकम आएगी ना, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जरा भी टैक्स मत भरना। और ये सब इनकम पे हम टैक्स किससे भरवाएंगे, यूनिट होल्डर्स पे। लेकिन ऐसा रूल खाली इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम के लिए। अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट को ही टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अदर इनकम है ना, बिजनेस ट्रस्ट ने अपने पर्पस से भटक के कमाई है। सी लॉ भी क्या बोलता है, बिजनेस ट्रस्ट तू अपने पर्पस में रहते हुए कमाएगी ना, तो तेरे को आंच भी नहीं आएगी, मतलब तेरे को टैक्स नहीं आएगा। लेकिन तू पर्पस से भटकी तो पड़ेगी चमाट। और पर्पस से भटकना मतलब अदर इनकम इस पर्पस से भटकना। मेरे को होता बिजनेस ट्रस्ट का पर्पस क्या है, इन लोगों का नाम क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जब उनका नाम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो इन्वेस्ट करके कमाओ, और इन्वेस्ट करके कमाओ मतलब ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, रेंट कमाया है, तो इन्वेस्ट करके कमाया है। एसपीवी में भी इन्वेस्ट किया है, और एसपीवी मतलब कोई आलतू फालतू काम नहीं, रियल एस्टेट काम नहीं है। तो इन्वेस्ट करना उनका काम है, नाम ही क्या, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो तेरा नाम है वही तेरा काम होना चाहिए, और वही तू कर रही है, तो तू अपने पर्पस में काम कर रही है, तेरे को टैक्स नहीं आएगा। तो इसलिए इन्वेस्ट करके जो कमाए ना, इन्वेस्ट करके, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग में करके रेंट कमाया हो, कि एसपीवी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इंटरेस्ट कमाया हो, वो सब इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर इनकम में क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रस्ट अपने पर्पस से भटक गई है। जैसे अदर इनकम में क्या हो सकता है, लुक, अदर इनकम में क्या होगा, नॉन एसपीवी से इंटरेस्ट मिला है, नॉन एसपीवी से डिविडेंड मिला है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसपीवी, नॉन एसपीवी मतलब ऐसी कोई कंपनी जो शायद रियल एस्टेट की होगी, लेकिन उधर अपने मोर देन 50% स्टेक अक्वायर नहीं किया है। और अगर मोर देन 50% स्टेक अक्वायर नहीं किया है तो डैट मीन्स वो कंपनी अपने लिए काम नहीं कर रही है, वी आर जस्ट अ स्मॉल इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। तो अगर नॉन एसपीवी से कमाया ना तो वो अदर इनकम होता है, क्योंकि सी नॉन एसपीवी तो मतलब जनरल कंपनी हो गई, जस्ट बिकॉज वो रियल एस्टेट करी, उससे क्या होता है, उस रियल एस्टेट कंपनी में तो लाखों इन्वेस्टर है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा डाल दिया, तो उसमें ऐसा नहीं बोलते कि मैंने रियल एस्टेट में डाला है, इट इज जस्ट मैंने कोई कंपनी में पैसा डाला है। लेकिन अगर किसी इंडियन कंपनी का मोर देन 50% ले लिया, वो भी रियल एस्टेट वाली कंपनी का, तो ऐसे मानो कि मैंने रियल एस्टेट का रियल एस्टेट ही उठा लिया है। सी जैसे इधर हम लोग मॉल खरीद के रखते हैं तो कैसे अपना मॉल हो गया, तो अगर ये मॉल वाली कोई कंपनी है, उसका मोर देन 50% ले लिया ना, तो एज इफ वो मॉल का मॉल ही अपना हो गया। फिर ऐसा बोलेंगे रियल एस्टेट का रियल एस्टेट अक्वायर कर दिया, लेकिन ऐसा कब बोल सकते हैं, मोर देन 50 हुआ तो। लेकिन लेस देन 50% हुआ ना, देन इट इज जस्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, तो उसको गवर्नमेंट बोलेगी वो पर्पस के बाहर है। तुम्हारा पर्पस है रियल एस्टेट में डालो, और रियल एस्टेट में डाला ऐसा कब मानेंगे, जब तुमने उस कंपनी का मोर देन 50% ले लिया ना, तो हम मानेंगे एज इफ तुमने रियल एस्टेट का रियल एस्टेट ही उठा लिया है।
तब जाके बोलेंगे तू पर्पस से कमा रही है। लेकिन मोर देन 50% नहीं हुआ, इट इज नॉट फ्रॉम योर पर्पस, इट इज जस्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, देन इट विल बी टैक्सेबल। और मैं बता रहा हूं अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है, नॉन एसपीवी से मिला हुआ इंटरेस्ट और डिविडेंड। फिर और भी क्या आ सकता है, कैपिटल गेन्स आ सकता है। जैसे मान लो ये बड़े बड़े मॉल्स जो बनाए ना, अब मॉल्स बना के नॉर्मली बेचते बेचते नहीं है, लेकिन बाय चांस कभी मॉल को बेचना पड़ा, मॉल मतलब नॉट नेसेसरी मॉल, इट कैन बी कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ा, तो बेच के कैपिटल गेन आया तो वो भी अदर इनकम है। और कैपिटल गेन आना भी क्या बोलेंगे, पर्पस से भटकना। क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का पर्पस क्या है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखो और इन्वेस्ट करते करके बैठे बैठे कमाओ। लेकिन वो रियल एस्टेट की चीजों को बेचने लगे तो बेचना इस पर्पस से भटकना, और पर्पस से भटकना मतलब टैक्स उनके ऊपर ही आएगा। इन शॉर्ट तुम लोग को जो इनकम एक्सप्लोर करनी कर लो, ऑल अदर इनकम में गवर्नमेंट को लगता है ये तू पर्पस से भटकी है। माना बड़े बड़े मॉल्स हमने बनाए हैं तो कभी कभार मॉल को बेचना पड़ेगा, लेकिन मॉल बेचना वॉज नॉट योर पर्पस। ठीक है कभी कभार बेचा है, बट जो भी है पर्पस तो नहीं था ना। आपका पर्पस क्या था, मॉल में पैसे लगा के रखो, बैठे बैठे रेंट कमाओ, वो पर्पस है। एंड पर्पस वाली इनकम एग्जेम्प्ट। तो ये देखो, ये जितनी भी पर्पस वाली इनकम दिख रही है सब एग्जेम्प्ट है, बट ऑल अदर इनकम्स टैक्सेबल। ओके, अब देखना सेक्शन क्या है, 1023 FC, 1023 FC, 1023 FC है, सब FC है। एक्चुअली सी, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एक्चुअल में रेंट है, और इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं, काइंड ऑफ रेंट। टेल मी, इसमें भी मुझे रेंट क्यों दिख रहा है मालूम है, क्योंकि दिखने में लग रहा है कि मैंने इंटरेस्ट डिविडेंड कमाया, लेकिन कहां से आया है, कोई XYZ फालतू कंपनी की रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट, और वो भी वहां पे मैं मोर देन 50% स्टेक होल्डर हूं, तो इंटरेस्ट को डिविडेंड को, और ये तो एक्चुअल में रेंट है। तो पता है सेक्शन कैसे याद रखना चाहिए, जो चीज एक्चुअल में रेंट है ना, तो उधर FC के साथ में A लगाने का, A फॉर एक्चुअल। और ये दोनों को क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट है कि काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, तो खाली FC लगाओ। अरे सेक्शन ऐसे याद करो, तो जो रेंट एक्चुअल में रेंट की तरह आ रहा है ना, तो A फॉर एक्चुअल, तो 1023 FC A हो गया। लेकिन इंटरेस्ट डिविडेंड में क्या बोलना चाहिए, इज इट एक्चुअल रेंट के काइंड ऑफ, काइंड ऑफ रेंट है। और काइंड ऑफ क्यों बोला, क्योंकि भले इंटरेस्ट डिविडेंड मिला है लेकिन रियल एस्टेट कंपनी से मिला यार, और रियल एस्टेट कंपनी की कमाई तो रेंटल ही होती है, और वो भी मोर देन 50% स्टेक होल्डर हो, इसलिए काइंड ऑफ रेंट। सो तीनों सेक्शन क्या थे, FC FC FC, और जो एक्चुअल रेंट है उधर A लगा दो। फिर लुक हियर, ये अदर इनकम है ना, अदर इनकम पे टैक्स तो आएगा, लेकिन कितना टैक्स आएगा तो देखना पड़ेगा अदर इनकम कैसी है। तो इधर अपने को टैक्स रेट्स का नॉलेज यूज करना पड़ता है। मैंने टैक्स रेट्स के टॉपिक में क्या पढ़ाया था कि हर इनकम को 5 पार्ट में बांटते हैं, सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A का 15%, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A का 10%, जनरल लॉन्ग टर्म का 20%, विनिंग्स का 30%, और बैलेंस का डिपेंडिंग अपॉन असेसी होता है। नहीं, बैलेंस पे स्लैब रेट मत बोलो, डिपेंडिंग अपॉन असेसी। तो इधर असेसी कौन है, बिजनेस ट्रस्ट, तो इन लोग को मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स से ट्रस्ट आता है। हर ट्रस्ट जैसी एंटिटी का MMRT होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म का अपने को कैसे बैठ गया 30%, इंडिविजुअल का कैसे बैठ गया स्लैब रेट, वैसे ट्रस्ट टाइप एंटिटी का MMRT होता है। व्हाट इज MMRT बताऊंगा, लेकिन ट्रस्ट टाइप एंटिटीज का MMRT होता है, एक्सेप्ट चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट तो अच्छे लोग हैं, उन लोग को स्लैब रेट से टैक्स आते हैं, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा एनी अदर ट्रस्ट टाइप एंटिटीज इज टैक्स एट MMRT। एंड व्हाट इज MMRT, maximum marginal rate of tax। and what is the maximum rate of tax in India, 30%। ऐसे तो 40% भी होता है, लेकिन फॉरेन कंपनियों के लिए ना, देसी लोग का मैक्सिमम रेट क्या है, देसी लोग का, क्योंकि इस देश का MMRT, तो देसी लोग का मैक्सिमम 30% है, और मैक्सिमम सरचार्ज 37% है, तो सरचार्ज भी इसमें ऐड कर दो। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो ये ऐड करके इफेक्टिव रेट क्या था 42.74%। ये हो जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, इस रेट से टैक्स आएगा। लेकिन कौन सी इनकम, ये देखो स्क्रीन पर देखो, बिजनेस ट्रस्ट की बैलेंस वाली इनकम। बैलेंस मतलब इनको अलग कर दो, किसको,
शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A, जनरल लॉन्ग टर्म विनिंग्स। खैर विनिंग्स तो नहीं होगा, लेकिन वो सब स्पेशल रेट्स वाली इनकम को अलग करके बैलेंस रेगुलर इनकम के लिए MMRT, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। तो ये तो बिजनेस ट्रस्ट का ट्रीटमेंट हो गया। इन शॉर्ट सब इनकम एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट अदर इनकम। अब है ना, जो जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट हुई है वो सब यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगी, और जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल हुई है वो यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब यूनिट होल्डर का टैक्स ट्रीटमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ओके, लेकिन सी यूनिट होल्डर को इनकम मिलेगी कैसे? अरे मतलब एक एक चीज अलग से थोड़ी देंगे। इंटरेस्ट मिला उसको दे दो, डिविडेंड मिला उसको दे दो, रेंट मिला उसको दे दो, अदर इनकम मिला उसको दे दो। ऐसे एक एक इनकम थोड़ी टुकड़े टुकड़े में देंगे। बिजनेस ट्रस्ट तो खाली एक सिंगल चेक देगा। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड का कैसे सिंगल चेक मिलता है, तो वैसे बिजनेस ट्रस्ट के लिए ये लोग शेयर होल्डर जैसे लोग हैं। शेयर होल्डर लिख मत देना, ये यूनिट होल्डर, बट दे आर काइंड ऑफ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को कैसे अपना एक डिविडेंड का चेक मिल जाता है, वैसे इन लोग को भी एक सिंगल चेक मिलेगा, एक सिंगल चेक मिलेगा। और उस सिंगल चेक के साथ उनको चिट्ठी देते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखते हैं कि तुझे चेक तो इतने रुपए का मिला है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इतना है, डिविडेंड का कंपोनेंट इतना है, रेंट का कंपोनेंट इतना है, अदर इनकम का कंपोनेंट इतना है। वो कंपोनेंट बता के देना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ यूनिट होल्डर को क्या मालूम पड़ेगा कि मेरी जो सिंगल चेक वाली इनकम है उसमें क्या क्या शामिल है, और उसको ये जानना क्यों उसमें क्या क्या शामिल है, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। अभी मैंने क्या बोला था, जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए माफ हुआ था वो इसके लिए टैक्सेबल है, लेकिन जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल हुआ था वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन यूनिट होल्डर को पता भी तो रहना चाहिए ना। इससे सी क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। लोग, बिजनेस ट्रस्ट एक सिंगल चेक देगी। ऐसे फील करो मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे एक सिंगल 1-2 लाख का चेक मिलेगा, साथ में चिट्ठी आएगी। चिट्ठी में क्या लिखा होगा कि आपको जो चेक मिला उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना है, डिविडेंड कंपोनेंट इतना है, रेंट कंपोनेंट इतना है, अदर कंपोनेंट इतना है। और वो कंपोनेंट है ना, यही रेशियो में होता है। जिस रेशियो में बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया ना, वही रेशियो में इन लोगों को बाइफर्केट करके बताते हैं। फर्क इतना, बिजनेस ट्रस्ट ने तो करोड़ों कमाया है, और यूनिट होल्डर को तो कुछ 10-15 हजार मिला होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसने कितना इन्वेस्ट किया है। बट जो भी 2, 5 या 6 हजार, 10 हजार, 15 हजार मिला है, उसको ब्रेकअप बताएंगे। एंड ब्रेकअप का रेशियो विल बी द सेम रेशियो इन विच बिजनेस ट्रस्ट ने एक्चुअली इनकम अर्न की थी। लेकिन वो रेशियो यूनिट होल्डर को करना नहीं है, उसको बनी बनाई रेडीमेड चिट्ठी आएगी, बताएंगे तेरा 2 लाख का चेक है ना, उसमें ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ब्रेकअप आएगा। अब उसका ट्रीटमेंट देखो क्या है, लुक एक एक करके देखो। मैंने देखा क्या लिखा, इंटरेस्ट कंपोनेंट, 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 कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, इनकम का तो एक ही चेक है, ये उसके टुकड़े हैं। तो सी एक एक का इफेक्ट बताओ फटाफट। इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के लिए क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट था, और जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है वो इधर टैक्सेबल होगा। तो यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट। और क्या रेट से टैक्स भरेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन है। जैसे अगर वो मेरे जैसा आदमी है यूनिट होल्डर, तो स्लैब रेट से भरेगा। लेकिन अगर यूनिट होल्डर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30%, मतलब नॉर्मल रेट। लेकिन यूनिट होल्डर अगर फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट है तो 5%। अगर यूनिट होल्डर फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट है तो 5% टैक्स लगेगा। और ये 5% क्यों रखा है, ताकि बिजनेस ट्रस्ट के आईपीओ में फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट को पैसा डालने का एक इंसेंटिव रहे। और इंसेंटिव ही है ना, अगर मैं फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट हूं तो मैंने अगर बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है तो मुझे इंटरेस्ट कंपोनेंट पे खाली 5% टैक्स लगेगा। अदरवाइज फॉरेन कंपनी को तो इंडिया की इनकम का 40% लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ 5% लगेगा। लेकिन सी ये जितने भी 5% है ना, उसका एक्सपायरी डेट 30 जून 23 है, 30 जून 23। ओके, और 30 जून 23 के बाद वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। इट विल बिकम नॉर्मल रेट ओनली, इधर नॉर्मल रेट कर दिया। ओके, बट इफ इट इज अप टू 30 जून 23 देन इट विल बी 5%। और वो क्वेश्चन में बताएंगे इन लोग। ओके, ये 5% कहां से निकला वालों में, 115A, 115A में था ना, उधर कैसे था 5% था। 5 नहीं हुआ तो 20, इधर भी 5 नहीं हुआ तो 20। 115A में कैसा था, 5% कब मिलता है,
वो आईडीएफ था, कल तो पढ़ा था, आईडीएफ था और इंडियन कंपनी ऑन और आफ्टर 1712 को लोन लिया है और लोन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है और गर्म वाली चीज थी उस समय कैसे 5% था, तो उन 5% में ये भी था। लेकिन मैं उस वक्त क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उस वक्त बिजनेस ट्रस्ट का टॉपिक नहीं हुआ होता है। जब मैं एनआरए टैक्सेशन पढ़ाता हूँ ना, उस वक्त बिजनेस ट्रस्ट नहीं हुआ होता है, तो उस वक्त बात नहीं करता हूँ। लेकिन एक्चुअली 115A में ही लिखा है 5% वाला रूल। जैसे वो गरम वाली सिक्योरिटी सब था ना, तो उसमें बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स भी है, उसमें भी 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। लेकिन जिस तरह से मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में, वो सब 5% ओनली अप टू 30 जून, उसके बाद हुआ तो 20 हो जाता है, तो इधर भी सेम, उसके बाद हुआ तो 20% हो जाएगा। बट ये कब, अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर हुई तो। लेकिन अपने ऐसे देसी लोग हुए तो नॉर्मल रेट, आदमी इंसान इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट, कंपनीज है तो कंपनी लोग का रेट क्या होता है 30% या कभी 25% भी होता है इंडियन कंपनी का, वो रेगुलर रेट्स। तो ये देखो इधर क्या लिखा, पढ़ो। क्या लिखा है, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, लेकिन 5% भी हो सकता है अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर हुई तो। लेकिन सी, इसमें भी टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194 एलबीए, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीए। और देखो टीडीएस कितना कटेगा, रेसिडेंट इन्वेस्टर है तो 10%, वो तो रेसिडेंट लोग की दुनिया का नियम ही है, रेसिडेंट का हमेशा एडहॉक परसेंटेज से टीडीएस कटता है। और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट का तो अपना स्लोगन क्या है, वो जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। अगर वो 5% से टैक्स आ जा रहा है तो काटा भी 5% से जाएगा टीडीएस के अंडर। लेकिन रेसिडेंट लोग तो भले स्लैब रेट से भरे टैक्स, लेकिन टीडीएस 10% आएगा। तो इधर देखो मैंने वही लिखा, रेसिडेंट होगा तो 10% और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट का तो टैक्स ही 5% और टीडीएस भी 5%। बट दिस 5% इज अज्यूमिंग अप टू 30 जून 23। फिर डिविडेंड कंपोनेंट का भी ट्रीटमेंट क्या आएगा, ये देखो डिविडेंड इधर क्या हुआ था, इधर एग्जाम था ना, तो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल एट व्हाट रेट, नॉर्मल रेट, डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर। स्लैब रेट 30% डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर, वो हिसाब से टैक्स आएगा। बट इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट 10%, इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट देन 10% टैक्स आएगा। ये देखो इधर, और इसमें भी टीडीएस है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीए, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीए। और इधर रेट क्या है, रेसिडेंट लोग होंगे तो 10% टीडीएस कटेगा, रेसिडेंट है तो। और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो जिस रेट से टैक्स लगता है वही रेट से टीडीएस भी कटता है, ओके 10%। तो ये क्या था, डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से जो चेक मिलता है वो। फिर रेंट कंपोनेंट का देखो क्या है, रेंट कंपोनेंट इधर क्या हुआ था, इधर एग्जाम था, लेकिन इधर इट विल बी टैक्सेबल, एंड टैक्सेबल एट व्हाट रेट, नॉर्मल रेट। और इधर तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट भी हुआ ना, तो कोई स्पेशल रेट नहीं है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। और नॉर्मल मतलब वही फॉरेन कंपनी का 40% तो 40%। है ना। और अपने ऐसे लोग का स्लैब रेट तो स्लैब रेट, वो डिपेंड करता है कि यूनिट होल्डर कौन है, नॉर्मल रेट से। और टीडीएस क्या आएगा, सेम, रेसिडेंट हुआ तो 10% और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो जिस रेट से टैक्स लगता है वही रेट से टीडीएस। जैसे इधर तो फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स लगेगा, टीडीएस भी 40% कटेगा। और सेक्शन 194 एलबीए है, इधर देखा, इधर रेसिडेंट लोग के नॉन रेसिडेंट टीडीएस का सेक्शन कॉमन है। यूजुअली क्या होता है, रेसिडेंट लोग का टीडीएस का सेक्शन अलग होता है, नॉन रेसिडेंट का अलग। इधर आर एनआर दोनों के लिए टीडीएस का सेक्शन सेम है। इन शॉर्ट सी, जो भी इधर एग्जाम था ना, सब इधर इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो ही गया है। और रेट में क्या याद रखना है, ये देखो इधर 5 फिर 10 फिर पूरा नॉर्मल हो गया। मैं फॉरेन कंपनी लोग का बता रहा हूँ, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट का। मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड फील करो ना, मतलब इंटरेस्ट को 5 रखा है, डिविडेंड का 10 कर दिया, रेंट पे तो पूरा टैक्स आ गया। मतलब फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट हुआ तो। बाकी अपने ऐसे देसी इन्वेस्टर लोग का तो नॉर्मल रेट ही है, चाहे वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हो के डिविडेंड हो के रेंट हो। लेकिन एफसीएनआर लोग के लिए 5-10 फुल रेट, 5-10 फुल रेट। और व्हाट अबाउट अदर इनकम, अदर इनकम तो इधर टैक्सेबल हो रही है ना, तो इधर इट विल बी एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
एग्जाम का सेक्शन देखो क्या, 1023 FD, 1023 FD में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि वो इधर ही टैक्सेबल हो गया ना बिजनेस ट्रस्ट के एंड पे, तो इधर इट विल बी एग्जाम अंडर सेक्शन 1023 FD। फिर सुनो, ये यूनिट होल्डर को है ना, ये सिंगल चेक तो कब तक मिलेगा, सिंगल चेक जब तक वो अपने यूनिट्स को होल्ड करके रखेगा तब तक उसको हर साल सिंगल चेक मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसने अपने यूनिट्स को होल्ड करने के बाद सोल्ड कर दिया, सोल्ड सोल्ड तो कैपिटल गेन आएगा, और इसका कैपिटल गेन एसटीटी टाइप में आता है। जैसे एसटीटी भरा हुआ रहता है तो कैपिटल गेन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म का 15% टैक्स, लॉन्ग टर्म का 10% टैक्स, लेकिन 1 लाख का एग्जाम्शन लेने के बाद वैसा ट्रीटमेंट आएगा, क्योंकि यूनिट होल्डर का जो यूनिट्स होता है ना बिजनेस ट्रस्ट वाला, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और उसकी सेल के ऊपर भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लेवी होता है। और जब भी एसटीडी लेवी होता है ना, तो अपने को वो एडवांटेज मिलता है, शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10%, बट आफ्टर 1 लाख का एग्जाम्शन। तो ये देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ तो क्या है, 15% टैक्स, और लॉन्ग टर्म हुआ तो 10% टैक्स, लेकिन 10% में भी 1 लाख का एग्जाम्शन लेने के बाद। और सी ये एरो देख रहे हो, ये वाला एरो देखो यहां से आ रहा है, मतलब ये एरो मैंने बिजनेस ट्रस्ट से नहीं बनाया, देखो ना ये नीचे वाला ये, क्योंकि मैं क्या बताना, ये बिजनेस ट्रस्ट ने नहीं दिया है, वो तो शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में बेच के आया है। लेकिन ये सिंगल चेक कहां से मिलता है अपने को, बिजनेस ट्रस्ट अपने को सिंगल चेक देती है। बाकी कैपिटल गेन का पैसा बिजनेस ट्रस्ट थोड़ी देगी, वो तो अपने स्टॉक मार्केट में बेच के कैपिटल गेन रियलाइज कर रहे हैं। ओके, इन शॉर्ट यूनिट होल्डर की कितनी इनकम होती है, एक, एक्चुअली इनकम तो दो ही है, एक तो हर साल टू साल सिंगल चेक मिलेगा, और उसके अंदर पार्ट 4 होते हैं, और जब बेचेंगे तभी कैपिटल गेन्स आएगा, बेचेंगे तभी कैपिटल गेन्स। यस, सी इधर देखो, इधर है 15% टैक्स लगेगा, 10%, ये अंडर विच सेक्शन है, 111A और 112A, लेकिन वो एसटीडी पेड होना चाहिए। और एसटीडी पता है इसमें कब पेड होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल। एक रूल है कैपिटल गेन्स में, इक्विटी शेयर होता है ना, उसका परचेस के टाइम भी एसटीडी भरो, सेल के टाइम भी एसटीडी भरो, तो ही अपने को सुनहरा ट्रीटमेंट मिलेगा। सुनहरा मतलब कंसेशनल रेट, शॉर्ट टर्म का 15 और लॉन्ग टर्म में 1 लाख माफ करके 10%, वो सुनहरा ट्रीटमेंट इक्विटी शेयर्स में चाहिए ना, तो बोथ टाइम एसटीडी पेड चाहिए। लेकिन ये इक्विटी शेयर्स ने यूनिट्स है, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स वाली चीज में क्या है, बेचते टाइम भी एसटीडी भरा ना चलेगा, अपने को कंसेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा, बट एसटीडी पेड होना चाहिए। अगर कोई बोले सर एसटीडी नहीं भरा है तो नॉर्मल टैक्स ट्रीटमेंट, नॉर्मल मतलब शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल रेगुलर रेट्स आएगा, स्लैब रेट्स वगैरह, और लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स आ जाएगा सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। वो एसटीडी नॉट पेड हुआ था। इधर मैंने क्या लिखा है, 111 है, 112 है, अज्यूमिंग एसटीडी पेड है, और एसटीडी पेड हो गई, क्योंकि आज मैं भी इन्वेस्टर हूं ना बिजनेस ट्रस्ट का, तो अपने यूनिट्स में कैसे भेजूंगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और थ्रू स्टॉक मार्केट बेचूंगा तो एसटीडी तो वैसे ही भरना पड़ेगा, और एसटीडी भरोगे तो अपने को 111 है, 112 से टैक्स आएगा। इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, ये जो ये सब इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, ये अपने लिए एग्जाम्प्ट है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए क्या है, टैक्सेबल। और इन्वेस्टर को ये कौन से हेड में दिखाना है, रिस्पेक्टिव हेड। जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड का हेड क्या होता है, इंटरेस्ट डिविडेंड का हेड क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट इनकम का हेड क्या होता है, अब तुम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे, नहीं, ये रेंट कहां से आया है, यहां से, ये वाला रेंट है, ये वाला रेंट पास ऑन हुआ है ना। और बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेंट इनकम इज बिजनेस इनकम, बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेंट इनकम इज बिजनेस इनकम, क्योंकि उनका रेंटिंग का ही बिजनेस है। बिजनेस ट्रस्ट का धंधा ही क्या है, बड़े बड़े मॉल्स कंस्ट्रक्ट करके रेंटल इनकम कमाओ, उनका तो बिजनेस ही वो है। अरे ऐसे ही अपने कभी रेंट कमाते तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट का तो बिजनेस ही है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंट कमाना। और बिजनेस ट्रस्ट के लिए जो नेचर होता है ना,
वही नेचर यूनिट होल्डर को दिखाना पड़ता है। ये लॉ में लिखा है, देयर इज वन सेक्शन 115 यूए, 115 यूए। वो 115 यूए क्या बोलता है, यूनिट होल्डर के लिए इनकम का वही नेचर होगा और वही रेशियो होगा जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए। रेशियो मतलब ये देखो, बिजनेस ट्रस्ट है अगर IDRO दिख रहा है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट अदर इनकम, जिस प्रपोर्शन में कमाया है यूनिट होल्डर को भी ऐसा मानेंगे उसने उसी प्रपोर्शन में कमाया है। और नेचर बिजनेस ट्रस्ट के लिए इस इनकम का जो नेचर है वही नेचर यूनिट होल्डर के लिए होगा। मतलब रिगार्डिंग द प्रपोर्शन इन द नेचर इट इज द सेम फॉर द यूनिट होल्डर एज इट इज फॉर द बिजनेस ट्रस्ट। ये एक्ट में लिखा है, जस्ट बिकॉज किसी ने डाउट पूछा ऐसे नहीं बता रहा हूं, एक्ट में लिखा ही अंडर सेक्शन 115 यूए। तो सुनो मेन बात क्या हुई थी, लोग किसी को डाउट आया था सर इधर रेंट इनकम है तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेंटल इनकम क्या है, PGBP है, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। खैर बिजनेस ट्रस्ट तो एग्जेम्प्ट ही कर रही है, उसके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन इवेंचुअली यूनिट होल्डर को तो टैक्स भरना पड़ रहा है ना। लेकिन यूनिट होल्डर कौन से हेड में दिखाएगा, PGBP। और ये पॉइंट इन लोग ने एक सम में डाला था इंस्टीट्यूट ने सुनो क्या किया था, वो जो PGBP का सम आता है ना उसमें अपने टिक मार्क क्रॉस मार्क करते हैं, अलाउड है तो टिक, नॉट अलाउड है तो क्रॉस। तो उन लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मतलब ऐसा दिखाया था, अपने जिस कंपनी का सम सॉल्व करे ना PGBP का, वो कंपनी इन्वेस्टर है, यूनिट होल्डर बनाया था उस कंपनी को, और ऐसे दिखाया था उस कंपनी ने इन्वेस्ट करके ये सब कमाया, रेंटल इनकम इंटरेस्ट डिविडेंड वो सब कमाया था। तो कंपनी के कंप्यूटेशन में क्या आएगा, तो रेंटल इनकम को PGBP गिना था और उसको टिक कर दिया था। और अपने बिजनेस के सामने कोई भी बिजनेस का होता है कैसे उसको अलाउड कर देते और नेट प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं करते। तो उस समय ये डाला था कि कंपनी को रेंट कंपोनेंट मिला है किसी बिजनेस ट्रस्ट से, तो उस समय इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तो उसको अलाउड कर दिया था, क्या बोल के, इट्स PGBP। एंड वाई PGBP, क्योंकि रेंट हैज कम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, और बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेंटिंग तो धंधा है तो PGBP नेचर का हो जाता है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड का नेचर क्या होगा, PGBP के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सी, और ये इन लोग ने तीनों चीज दी थी उस सम में। इंस्टीट्यूट के सम में जो था ना कंपनी का सम, कंपनी को इंटरेस्ट भी मिला था, डिविडेंड भी मिला था और रेंट भी मिला था, 3 कंपोनेंट दिया था, और तीनों चीज कंपनी के P&L क्रेडिट साइड में लिखी थी। तो क्या करना है बताओ, इंटरेस्ट डिविडेंड को तो चौकड़ी मार के हटा के इफॉस में डाल देना, और रेंट इनकम को नेट प्रॉफिट में रहने देना, वो PGBP है। मतलब इन लोग ये नॉलेज किधर कहीं और भी घुसेड़ देते हैं। इन शॉर्ट रेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर डाउट आया था, क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओनली इफ इट बिकम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट योर रेंट विल बी PGBP। फिर लुक हियर, ये हो गया ना सब बिजनेस ट्रस्ट का खत्म। अब सुनो, अच्छा पॉइंट है, लुक हियर, ये डिविडेंड के यहां पे तारा दिख रहा है, डिविडेंड इनकम के तारा है, तो सी वो क्यों है, लुक हियर, डिविडेंड इनकम मैंने इधर क्या बताया था, इट इज टैक्सेबल, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जाम था ना, तो इधर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, इधर इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिविडेंड इनकम इधर भी एग्जेम्प्ट होती है और इधर भी एग्जेम्प्ट हो जाती है, दोनों लेवल पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी, दोनों लेवल पे। ऐसा कब होगा मालूम है, अगर ये देखो एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है, 115BAA ऑप्ट नहीं किया है। व्हाट इज 115BAA, मतलब 22%, मैंने बताया टेक्निक 115BAA में क्या था, 22% वाला रूल, कि अगर अपने को 22% टैक्स भरना है तो कुछ इंसेंटिव सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं ना। तो सी, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया, बोल रहा हूं, मतलब 22% वाला ऑप्शन नहीं लिया है, मतलब मान लो इन लोग पूरा 30% भर रहे, तो अगर पूरा 30% भरेंगे ना तो यूनिट होल्डर को एग्जाम कर देंगे। और रिवर्स सोचो, अगर एसपीवी ने 22% भरा है ना, तो एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स के मजे लिए ना, तो यूनिट होल्डर की पिटाई है, पिटाई मतलब टैक्सेबल। अरे मतलब दिमाग लड़ाओ ना, एसपीवी ने मजा लिया है तो यूनिट होल्डर को सजा, एसपीवी ने मजा कौन सा लिया है, 22% वाला, तो एसपीवी ने 22% का मजा लिया है तो यूनिट होल्डर के लिए सजा मतलब टैक्सेबल।
और एसपीवी से क्यों कनेक्शन बना रहा इसका? अरे डिविडेंड आया कहां से? यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से आया होगा, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट को कहां से है? एसपीवी से तो है। तो एसपीवी इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड इनकम। तो इन शॉर्ट कैसे याद रखना है? एसपीवी ने मजा लिया है तो यूनिट होल्डर के लिए सजा। और मजा लेना मतलब 115 बी डबल ऑप्ट किया है। ऑप्ट किया मतलब मजा ले लिया 22 का, तो फिर यूनिट होल्डर के लिए सजा। ये देखो इधर में लिखा है, लुक नीचे देखो ना, नीचे दिख रहा है डिविडेंड एग्जाम कब हो जाएगा बताओ? सी ऐसे रटोगे तो याद नहीं आएगा, मेरी टेक्निक से याद रखो ना। एसपीवी ने मजा लिया है तो यूनिट होल्डर को सजा, और एसपीवी ने मजा नहीं लिया है, बेचारी पूरा 30% टैक्स भर रही है। 30 या फिर 25% भी हो सकता है। अगर लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 25, मतलब एसपीवी ने फुल टैक्स भरा है, मतलब मजा नहीं लिया है, उसने पहले ही सजा भर दी है, तो यूनिट होल्डर को मजा, इट विल बी एग्जाम अंडर सेक्शन 1023 एफडी। यूनिट होल्डर के लिए कुछ एग्जाम हुआ तो सेक्शन इज 1023 एफडी। अब डाउट क्या आएगा, सर ये डिविडेंड के लिए ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि डिविडेंड के लिए वैसे ही गवर्नमेंट को गिल्टी फील हो रहा है कि डिविडेंड बेचारा हमेशा फंस जाता है डबल टैक्स में। क्योंकि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से आता है, और कंपनी अपने प्रॉफिट्स में टैक्स भरती है, फिर डिविडेंड के ऊपर इन्वेस्टर भी टैक्स भरता है। तो ऑलरेडी डिविडेंड को लेके गवर्नमेंट का माइंड गिल्टी कॉन्शियस है, इसलिए डिविडेंड के लिए गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखा है। क्या सॉफ्ट कॉर्नर है? कि चल डिविडेंड को हम लोग एग्जाम भी कर देंगे यूनिट होल्डर के हाथ में, जबकि वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी एग्जाम था, इधर भी एग्जाम कर देंगे। लेकिन वो कब एग्जाम करेंगे? अगर एसपीवी ने फुल टैक्स भर दिया है, फुल 30% वाला भरा है, तो एग्जाम कर देंगे। सो इन शॉर्ट डिविडेंड हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज डिविडेंड बेचारा ऑलरेडी डबल टैक्स में मरता ही है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये बिजनेस ट्रस्ट का टैक्स ट्रीटमेंट हो गया, खत्म। अब सुनना, पहले से इसको याद कैसे करना है। इड्रो, मैं तो बच्चों को ऐसे ही बताता हूं, IDRO, IDRO मतलब बिजनेस ट्रस्ट का सम है ना। सुनो, जितना मेरा ड्राइंग प्यारा लग रहा है ना, सम प्यारा नहीं दिखता, सम बहुत गंदा दिखता है। तो मैं पता है क्या एडवाइस करूंगा, कैसा भी गंदा सम दिया ना, जितनी भी इनकम दी उसको 4 पार्ट में बाइफर्केट कर दो। IDRO, इड्रो, क्या बोलते हैं? इड्रो, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, रेंट फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और अदर इनकम, 4 पार्ट में डिवाइड करना। और इधर पता है बच्चों से धोखा क्या होता है, इन लोग क्वेश्चन में इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसपीवी देते हैं ना, तो भी स्टूडेंट क्या करते था, ये वाला आई गिन लेता है। अरे ये कैसा आई है? एसपीवी से मिला हुआ। डिविडेंड भी कैसा है? एसपीवी से मिला हुआ। तो बी केयरफुल, खाली इंटरेस्ट इनकम देके जज मत कर लेना। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, रेंट इनकम, फिर अदर इनकम। सो नॉन एसपीवी वाला सब अदर इनकम में आ जाएगा। तो सी, इसका गंदे से गंदा सामान दो, हर इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। IDRO, इंटरेस्ट क्या है, डिविडेंड क्या है, रेंट क्या है, बाकी सब अदर इनकम। और अदर इनकम में भी क्लासिफिकेशन कैसा है? सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस वाला, और बैलेंस के ऊपर MMRT आएगा। कितने लोग अंधाधुन MMRT लगा देते, लेकिन इधर देखो लॉन्ग टर्म है तो 20%, इक्विटी शेयर्स मगर STT पेड वाला हुआ तो 10%, वो सब भी ध्यान देना पड़ता है इधर ना बिजनेस ट्रस्ट में। नया पॉइंट है ये, देखो लुक, ये ड्राइंग देखना। अभी देखो मैंने क्या बताया था, बिजनेस ट्रस्ट की इनकम क्या होती है? IDRO, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, रेंट और अदर इनकम ना। और उसका ट्रीटमेंट, ये सब तो इधर एग्जाम्ड है, लेकिन वो इधर जाके टैक्सेबल हो जाता है, और ये इधर टैक्सेबल हो गया तो इधर एग्जाम्ड हो गया। ओके, लेकिन सी, ये IDRO क्या था? सब इनकम्स था। लेकिन कभी कभी क्या बिजनेस ट्रस्ट को कुछ पैसे मिले विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, मतलब पैसा मिला है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब फील करो, बिजनेस ट्रस्ट को कुछ रिसीव हुआ है, बिजनेस ट्रस्ट को कुछ रिसीव हुआ है, बट वो इनकम नेचर का नहीं है, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन। अरे बिजनेस ट्रस्ट ने किसी को लोन दिया था, वो लोन का रीपेमेंट आया। अरे कभी लोन दिए हुए का रीपेमेंट आता है, वो इनकम थोड़ी ना होता है। लोन तो अपने ही दिए तो उसका रीपेमेंट हुआ है, तो इट इज रिसीट बट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। तो सी, मैं आगे बढ़ू उसके पहले दिमाग में बैठाओ कि अभी मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, दिस पॉइंट इज डेडिकेटेड
for some receipts which is not in the nature of income. Because if something is in the nature of income, we have already covered it in IDRO. See, IDRO में क्या छूटा है बता, दुनिया के सब इनकम आ गए. कोई बोले कुछ बच गया तो वो क्या है भाई, अदर इनकम में दुनिया के सब इनकम आ गए. मतलब इनकम को लेके कुछ छूटा ही नहीं है. लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं ना, वो ऐसी चीज है जो इनकम नेचर की नहीं है. ये तो इधर क्या लिखा है, अदर रिसीट्स विच इज नॉट इन दी नेचर ऑफ इनकम. अब इसमें तुम लोग को जो एग्जाम्पल बनाना बना लो, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल क्या बनता है, लोन रिपेमेंट. मतलब बिजनेस ट्रस्ट ने किसी को भी लोन दिया है, वो लोन का रिपेमेंट हुआ, मुझे क्या चाहिए, कुछ रिसीट जैसा माहौल बनाना है. और वो इनकम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकम हो गई ना तो अदर इनकम में एमएमआरटी से टैक्सेबल हो जाएगा. अब देखना, ऐसे मान लो बिजनेस ट्रस्ट को कुछ लोन रिपेमेंट का पैसा मिला है, तो बिकॉज ये इनकम नहीं है तो इस पे टैक्स नहीं आ सकता है. अरे बिजनेस ट्रस्ट बोलेगी टैक्स थोड़ी लगेगा इस पे, ये तो इनकम ही नहीं है. तो सी बिकॉज इट इज नॉट इनकम, तो बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स नहीं भरना है. लेकिन ये पैसा जो बिजनेस ट्रस्ट को मिला ना, बिजनेस ट्रस्ट ने आगे यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सीन देखो, ये पहले बिजनेस ट्रस्ट को पैसे मिले, कैसे पैसे, लोन रिपेमेंट वाले, और वही चीज इन लोग ने यूनिट होल्डर को दे दी. अब तुम लोग बोले यूनिट होल्डर को कैसे मालूम कि वो वाली चीज है, वो यूनिट होल्डर को ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ता है. सी ये बिजनेस ट्रस्ट है ना, जब यूनिट होल्डर को इनकम का चेक देती है ना, पूरा चिट्ठी बकायदा बता के देती है, और वो 30 जून तक बताना पड़ता है, रूल भी है. मतलब बिजनेस ट्रस्ट जब भी अपने इन्वेस्टर को इनकम का चेक देगी, तो चेक भले कभी भी देवे, लेकिन वो चेक का जो ब्रेकअप होता है ना, वो 30 जून ऑफ द असेसमेंट ईयर तक बताना पड़ता है. और वही ब्रेकअप इनकम टैक्स पे भी इन्फॉर्म करना पड़ता है 30 नवंबर. सुना होगा पहले कभी, ओके. और जो भी है, अभी बात क्या हो रही थी, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को इनकम का चेक देगी तो सब बताएगी, ये देखो ये इनकम का चेक है, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना है, डिविडेंड इतना है, रेंट इतना है, अदर इनकम इतना है, एंड फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ये अदर रिसीट्स वाला, वो भी बता के देंगे. अब उसका ट्रीटमेंट यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा मालूम है, टैक्सेबल. और तुमको लगेगा क्यों टैक्सेबल, ये तो लोन रिपेमेंट है, और लोन रिपेमेंट तो अपने ही लोन दिए हुए पैसे अपने को मिले, इनकम ही नहीं है. वो बिजनेस ट्रस्ट बोल सकती है इनकम नहीं है. बिजनेस ट्रस्ट कैन ऑलवेज से, भाई हमने किसी को लोन दिया था, रीपे हुआ, तो इनकम थोड़ी है. तो बिजनेस ट्रस्ट अगर बोले तो ठीक है, यूनिट होल्डर को बोलने का तूने लोन दिया था क्या, तूने तो लोन नहीं दिया था, तेरा बिजनेस ट्रस्ट से क्या रिश्ता है, तू एक इन्वेस्टर है, तूने आईपीओ में पैसा लगाया था, तो तुझे तो जो भी मिला इनकम है. हाँ, अगर तूने आईपीओ में 10 रुपए लगाया था पब्लिक इश्यू के टाइम, और अगर तुझे बिजनेस ट्रस्ट 10 जितना ही दे रही है ना, तो इनकम नहीं ट्रीट करेंगे. मींस इधर देखना चाहिए यूनिट होल्डर ने पब्लिक इश्यू के टाइम कितना पैसा लगाया था, इश्यू प्राइस. तो अगर इश्यू प्राइस का 10 रुपीज था, और ये लोन रिपेमेंट वाली चीज उसको मिल रही है 11 रुपीज तक मिल रही है, तो 1 रुपी विल बिकम इनकम फॉर यूनिट होल्डर. मतलब यूनिट होल्डर भी बोल सकते ये तो यार इनकम थोड़ी है, लेकिन वो कब बोल सकता है, अगर वो जितना उसने इश्यू में पैसा डाला था उतना ही पैसा आया होगा. तो अगर उसने इश्यू प्राइस में 10 रुपीज डाला था, और उसको बिजनेस ट्रस्ट भी 10 जितना ही दे रही, तो इनकम नहीं है. लेकिन मान लो 11 रुपया दे रही है, ये सब 11 रुपया पर यूनिट है, पर यूनिट, तो 1 रुपी विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द यूनिट होल्डर. सी बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो इनकम है ही नहीं, कि बिजनेस ट्रस्ट के तो अकाउंट्स में दिख रहे हैं, एक लोन दिया था पार्टी को, वो लोन गया था, रीपेमेंट हो गया है, वो तो लोन ही नॉक ऑफ हो गया है, तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए इनकम नहीं है. लेकिन यूनिट होल्डर ने तो बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था पब्लिक इश्यू के टाइम, तो अपने को देखना है पब्लिक इश्यू के टाइम उसने कितना सब्सक्राइब किया था, यानी कि इश्यू प्राइस. और अगर उसे इश्यू प्राइस के नाम का 10 डाला था, तो 10 डाला था, तो 10 जितना अगर मिले तो उसको इनकम नहीं मान सकते. तो यूनिट होल्डर भी क्या बोलेगा, हमने इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, लेकिन टू दी एक्सटेंट ऑफ 10, लेकिन अगर 11 मिल गया तो 1 रुपी विल बी इनकम. बट इन लोग क्वेश्चन में बताएंगे, क्या बताएंगे, कि ये जो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उसका अमाउंट बताएंगे. से फॉर एग्जाम्पल 11 रुपी पर शेयर है, सॉरी पर शेयर नहीं बोलना चाहिए, 11 रुपी पर यूनिट है, और इश्यू प्राइस 10 रुपी पर यूनिट था, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट,
एंड सी लॉजिकल है ना। सी आज मैं यूनिट होल्डर हूं तो मैंने पब्लिक इश्यू में पर यूनिट 10 रुपया डाला था, तो 10 रुपये तक जो आएगा मतलब वो तो मुद्दल है। मुद्दल मतलब प्रिंसिपल रिपेंट, जो डाला था वही आया है, और मेरे डाले हुए मुझे मिले वो थोड़ी ना इनकम है। हाँ, अगर मैंने पब्लिक इश्यू में 10 डाला था और बिजनेस ट्रस्ट आज मेरे को 11-12 रुपया दे रही है, तो ये किस बात का है? तो एक्स्ट्रा मिला है, तो मैं तो इनकम दिखाऊंगा उसको। इट विल बी इनकम फॉर मी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका टैग भी दे दिया गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितने लोग क्या सर कैपिटल गेन नहीं बोल सकते? कैपिटल गेन्स कब बोलेंगे? जब यूनिट होल्डर अपने यूनिट्स को बेचेगा। उसने बेचा नहीं, अपने यूनिट्स को होल्ड किया है। माना कि मैंने यूनिट्स में उसने कितना पैसा लगाया था उसको कंपेयर करके निकाला, लेकिन द फैक्ट इज यूनिट्स अभी तक बिके नहीं है, और जब तक अपने यूनिट्स को होल्ड करेगा ना, कैपिटल गेन का नामो निशान नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिस दिन वो यूनिट्स को एक्चुअली बेचेगा तब कैपिटल गेन्स दिखाना पड़ेगा ना। अभी उसने यूनिट्स को बेचा नहीं है, ही इज जस्ट होल्डिंग द यूनिट्स, और उसके यूनिट्स में उसने 10 डाला था और उसको आज 11 रुपया मिल गया, तो एक्स्ट्रा 1 रुपी विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और हमें ओपिनियन जैसा नहीं बना, एक्ट में अमेंडमेंट के फॉर्म में लिखा है कि वो अमाउंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालने का। एक से इधर देखो, मेरी बुक का एग्जाम्पल बाद में देखना, पहले इधर देखो। एक सेकंड पहले ये चीज क्या है बताओ? जो भी चीज है ना वो इड्रो नहीं है, ये कुछ अलग चीज है, और यूनिट होल्डर को भी मालूम पड़ेगा कि वो अलग चीज है कि नहीं। जो यूनिट होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे ना, तो अगर यूनिट होल्डर को बोला भाई तेरे को IDRO मिला है, तो सिखा दिया ना मैंने। कुछ अदर रिसीट्स मिला है, चीज का नाम क्या? अदर रिसीट विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। तो ओके आंसर, वो अदर रिसीट्स इधर तो बहुत बड़ी अमाउंट मिली होगी, लेकिन यूनिट होल्डर को तो हर जन को थोड़ा थोड़ा पैसा मिला होगा ना, तो इधर नॉट इन इनकम। और इधर बड़ी अमाउंट क्यों? एक्चुअल अमाउंट तो इधर आया ना। फिर बिजनेस ट्रस्ट तो सबको बांट देगी थोड़ा थोड़ा। अब मान लो यूनिट होल्डर को आंसर देके बताना, मैं अज्यूम कर रहा हूं इशू प्राइस 10 रुपया पकड़ रहा हूं, इशू प्राइस 10 रुपया है, और यूनिट होल्डर को है ना, एक सेकंड, मैं इशू प्राइस को 12 रुपया ले रहा हूं। अच्छा पॉइंट ध्यान देना, इशू प्राइस 12 रुपया है, और यूनिट होल्डर को है ना बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो कुछ है ना 10 रुपया ही दिया है। 10 रुपया क्या बोल के दिया है? लोन रिपेमेंट, कि हमको कोई पार्टी का लोन रिपेमेंट आया है वो तुम रख लो। और बिजनेस ट्रस्ट भी क्यों दे रही है? ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है तो लोन रिपेमेंट का पैसा दे दिया। कितना दिया? हर यूनिट होल्डर को 10 रुपया पर यूनिट दिया, 10 रुपया पर यूनिट। अब यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा बताओ? यूनिट होल्डर बोलेगा अरे इसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दिखाते, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बट व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ यूनिट होल्डर? इधर कैपिटल मतलब इशू प्राइस, नॉट लिटरली फेस वैल्यू, प्योर इशू प्राइस। उसकी इशू प्राइस 12 थी तो 12 डाला है, लेकिन 12 के सामने तो 10 ही है ना। ओके, तो उसको इनकम नहीं लेंगे, ऐसा बोलेंगे 12 तो मैंने डाला ही था और 10 आया है तो मेरे पैसे मुझे आए तो इनकम नहीं है। ओके, तो इट विल नॉट बी इनकम, याद रखना। फिर नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर था, नेक्स्ट ईयर है ना, ये याद रखना 10 रुपया मिला था उसको, उसको हमने इनकम ट्रीट किया कि नहीं किया? नहीं किया। नेक्स्ट ईयर है ना, इधर लिखा हुआ ही दिखा दो, मैं लिख के रखा एक्चुअली, मैं भूल गया, ये देखो नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है इशू प्राइस 12 लिया है। ईयर 1 में 10 रुपीज मिला था तो उसको इनकम नहीं गिना। सेकेंड ईयर में देखो उसको कितना मिला है, 9 रुपीज। मतलब सेकेंड ईयर में मान लो, सेकेंड मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में, इट कैन बी तुरंत नेक्स्ट ईयर के 2-3 साल बाद, सेकेंड टाइम इस तरह की चीज वापस रिपीट हुई। मतलब किस तरह की चीज? कि बिजनेस ट्रस्ट को कोई लोन रिपेमेंट का पैसा आया होगा और वो इन लोगों यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया, और ये दूसरी मर्तबा जब हुआ ना, पर यूनिट ये देख 9 रुपीज दिया था, 9 रुपीज। अब यूनिट होल्डर को बोलेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेक कर कि तुझे पहली मर्तबा इस तरह की चीज 10 मिली थी और दूसरी बार तुझे 19 मिला, मतलब 10, सॉरी 19 क्या बोल रहा, 9। पहली बार 10 मिला तो दूसरी बार 9, टोटल 19 मिला। और तूने इशू प्राइस तेरी 12 थी तो 12 के सामने 19 मतलब एक्स्ट्रा 7 रुपए मिला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। मतलब सी हर बार जब उसको ऐसा पैसा मिलेगा ना, अपने को क्यूमुलेटिवली चेक करना है।
सी फर्स्ट टाइम जब 10 मिला था तो हमने क्या बोला, इनकम ही नहीं है भाई, हम तो 12 डाले थे पब्लिक इश्यू में और 12 के सामने 10 मिला तो उसमें काहे की इनकम। लेकिन 12 डाला था, उसमें एक बार 10 मिला तब तक ठीक था, वापस 9 मिल गया तो 10 और 9 19। 19 के सामने तू डाला तो खाली 12 ही था, तो एक्स्ट्रा 7 रुपीज इज इनकम फॉर यू। 7 रुपीज, याद है ना, 7 रुपीज इनकम और टैक्सेबल भी हो गया है, फिगर बोलना मत, 7 ना 7। अब देखो वापस ऐसा हुआ फ्यूचर में, ये देख थर्ड ईयर, और ये थर्ड मतलब लिटरली थर्ड ईयर नहीं, थर्ड टाइम ऐसा हुआ। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, 6 रुपीज में। ये 6 क्या है, 6 है क्या, बिजनेस ट्रस्ट ने 6 रुपीज यूनिट होल्डर को दे दिया। ओके, और ये 6 रुपीज अगेन आई एम रिपीटिंग है, IDRO नेचर का नहीं है, इट इज सम अदर थिंग विच इज नॉट एक्चुअली नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। अब बताओ ये 6 रुपीज उसको मिला है, क्यूमुलेटिवली चेक करो। अरे पहली मर्तबा उसको ऐसा 10 रुपया मिला था, दूसरी बार 9 मिला, 10 और 9 19 हो गया था, फिर अभी 6 मिला, 10 9 6 25 हो गया, 25। अब वापस कैलकुलेशन करो भाई, तूने इशू के टाइम 12 डाला था और 12 के सामने तुझे 25 मिला, मतलब तुझे 12 के सामने 25 मतलब 13 रुपए एक्स्ट्रा मिला। लेकिन 13 में से 7 पे तो तू पहले ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, तो 7 छोड़, अभी बचा कितना, 13 माइनस 7 6 पे टैक्स भर। अरे सब पॉसिबिलिटी आ गई, ये 3 साल का एग्जाम्पल बेस्ट है और ये एग्जाम्पल अपने बुक में बना हुआ है, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है, वो लिखे हुए से ज्यादा बोलने में ज्यादा फील आता है। तो ये तीनों का इफेक्ट समझा। तो सी एवरी टाइम यूनिट होल्डर को ऐसी चीज मिलती है ना, उसको कंपेयर क्या करना है बताओ, फॉर्मूला बना दो, इश्यू प्राइस और उसको क्यूमुलेटिवली ऐसा जो चीज मिला क्यूमुलेटिवली। तो फर्स्ट टाइम मिला तो वो 10 रुपीज वही क्यूमुलेटिव फर्स्ट टाइम ही है, तो 12 के सामने 10 मिला, नॉट इन इनकम। फिर दूसरी बार 9 मिला तो क्यूमुलेट करेंगे तो 10 प्लस 9 19, तो 12 के सामने 19 तो एक्स्ट्रा 7 रुपए टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर 7 रुपए टैक्सेबल हो, माइंड में भी रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर 6 भी मिला है तो पहली बार का 10, दूसरी बार का 9, तीसरी बार का 6, 25 हो गया, तो क्यूमुलेट करके कंपेयर करना है, एवरी टाइम कंपेयर विद द इश्यू प्राइस। तो 12 की इश्यू के सामने 25 मिला तो सरप्लस 13 का लग रहा है, लेकिन 13 में 7 पे पहले टैक्स बढ़ चुका था, तो अभी खाली 6 पे टैक्स आएगा। ये पॉइंट 100% एग्जाम में आएगा, पेपर लीक हो रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूं तो, क्योंकि सी May 24 के पेपर में तो पेपर सेटर लोग तड़पते अमेंडमेंट का पॉइंट डालने के लिए, और ये तो एकदम ही विचित्र पॉइंट है, मतलब ख्यालों में भी कोई सोच नहीं सके, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिएटिविटी की है। तुमको लग रहा है क्रिएटिविटी की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिस किया कि इस तरह की चीजें चल रही है, और हो क्या रहा था, हो क्या रहा था देख, इधर भी टैक्स नहीं लग रहा था और इधर भी टैक्स नहीं लग रहा था। तो इधर नहीं लगते समझता है कि बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो इनकम ही नहीं है, तो टैक्स क्यों आवे, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में आए इनके हाथ में तो टैक्स कराओ, है ना, तो इनके हाथ में टैक्स करवाने का रूल नया चालू हुआ है। ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, ये देखो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालने का, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट, टिल डेट मतलब अक्यूमुलेट करके देखना है। जैसे था ना, पहली बार 10 मिला था, दूसरी बार 9 मिला था, तो जब 9 मिला तो मैंने 19 कर लिया था ना, तो उसको बोलते हैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट माइनस इशू प्राइस, बैलेंस टैक्सेबल है। लेकिन टैक्सेबल करते याद रखो, अगर थोड़े बहुत पे पहले ऑलरेडी टैक्स बढ़ दिया तो वो एडजस्ट करके बैलेंस टैक्सेबल होगा। सी इधर मैंने वो चीज लिखी नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि कुछ अमाउंट पहले टैक्सेबल हो चुका तो बैलेंस पे आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस ट्रस्ट का, ये वाला। ये ड्राइंग ही तुम लोग को बना लेनी चाहिए, जो भी ड्राइंग बनाई ना मैंने, और ये 3 एग्जाम्पल को है ना तुम लोग थोड़ा और डिटेल में लिख देना। सी मैं तो ओरली बोल दिया ना, लेकिन तुम लोग ये तीनों एग्जाम्पल को है ना ड्राइंग बनाने के बाद साथ में लिख दो अपने हाथों से, तो क्लियर रहेगा। ठीक है, मेरी बुक में लिखा है, लेकिन क्या ऐसा लिखा हुआ थोड़ा अलग इंपैक्ट आता है ड्राइंग के साथ। तो बिजनेस ट्रस्ट का टॉपिक समाप्त। एक क्वेश्चन मुझे बिजनेस ट्रस्ट का कराने की इच्छा है, लेकिन पहले बिजनेस ट्रस्ट का तुमको एक आइडिया देना पड़ेगा। ये देखो बिजनेस ट्रस्ट की ड्राइंग रिकैप कर दो, ये ड्राइंग के बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व कर पाएंगे उसका। सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट के सम में क्या क्या पार्टीज होती है, एक इन्वेस्टर होता है यूनिट होल्डर,
जिसने बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाया है और वो आईपीओ में पैसा लगाते वो लोग, ओके। फिर ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन इसका आईपीओ भी होता है बिजनेस ट्रस्ट का। तो एक पार्ट ये होती है यूनिट होल्डर्स, फिर एक होता है बिजनेस ट्रस्ट। फिर बिजनेस ट्रस्ट अपना पैसा कहाँ लगाती है? रियल एस्टेट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, और एसपीवी में। एसपीवी मतलब कोई रियल एस्टेट कंपनी का मोर देन 50% शेयर्स ले लेते हैं। और हर बिजनेस ट्रस्ट को ऑप्शन क्या होता है? या तो लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, मॉल वॉल खरीद लो, मॉल बना लो, रियल एस्टेट का रियल एस्टेट ले लो, क्योंकि ये लोग का नाम ही क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। या फिर इन लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी इंडियन कंपनी में पैसा डालो जो रियल एस्टेट कंपनी है, उसके अंदर मोर देन 50% डाल दो, तो एसपीवी बन जाता है, ओके। अब इसके अंदर इनकम का फ्लो समझो क्या है। सबसे पहले क्या है, जिस लैंड एंड बिल्डिंग में हमने पैसा लगाया है वहां से रेंटल इनकम आता है। तो इमेजिन करो बिजनेस ट्रस्ट है, कोई मॉल्स वॉल्स खड़े किए, उससे रेंट इनकम आ रहा है। तो रेंट इनकम का ट्रीटमेंट क्या है? इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 FCA, बट एग्जेम्प्ट फॉर द बिजनेस ट्रस्ट। बट वही चीज इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल है। देखो, इसको देखो, फिर इसको देखो। बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेंट इनकम एग्जेम्प्ट। सी, हर इनकम है ना, पहले बिजनेस ट्रस्ट के पास आएगी, फिर यूनिट होल्डर के पास जाएगी। यूनिट होल्डर को तो सिंगल चेक मिलता है, लेकिन उसको डिटेल्स भी मिलता है कि तेरे को जो सिंगल चेक मिला है उसमें ये इनकम का कंपोनेंट्स इन लोग बताते हैं, ओके। तो सी, रेंट इनकम का पहले बताओ, मैं एक एक करके बता। रेंट इनकम का क्या इफेक्ट आता है? रेंट इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FCA, बट वही चीज यूनिट होल्डर के लिए क्या लिखा है? टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। और उसमें टीडीएस कटता है 10% टीडीएस अगर रेसिडेंट बंदे को दिया तो। नॉन रेसिडेंट है तो एक्चुअल रेट, मतलब वो फॉरेन कंपनी जैसा है तो 40% जो एप्लीकेबल रेट है वो रेट से टीडीएस कटेगा। और सेक्शन क्या है? 194 LB है, ओके। और RNR जो लिखा मतलब कौन? यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर रेसिडेंट है तो 10% टीडीएस कटेगा, नॉन रेसिडेंट है तो एक्चुअल रेट से टीडीएस कटेगा। ये मैंने रेंट का इफेक्ट बता दिया। ऐसे बिजनेस ट्रस्ट के सब में 4 इनकम होती है। मैंने कीवर्ड बताया था IDRO, इड्रो, ओके। तो सी, रेंट का इफेक्ट बता दिया। अब स्टार्टिंग से देख लो ना, पहले इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम क्या है? एसपीवी से इंटरेस्ट मिला है, मतलब वो एसपीवी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। इट्स ए इंडियन कंपनी एंगेज इन रियल एस्टेट बिजनेस, जिसका मोर देन 50% स्टेक अपने पास है ना। तो ऐसी कंपनी से इंटरेस्ट मिला तो क्या आएगा? हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा? टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। और उसमें कभी कभी 5% टैक्स लगता है। अगर यूनिट होल्डर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट तो 5% टैक्स लगेगा, नहीं तो मेरे ऐसा कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल रेट से लगेगा, स्लैब रेट वगैरह, ओके। बट यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है। और इधर मानो टेक्निक क्या है, जो यहां एग्जेम्प्ट है वो यहां टैक्सेबल है, और जो यहां टैक्सेबल है वो यहां एग्जेम्प्ट है। वही रूल फॉलो किए थे हम लोग, है ना। तो सी, इंटरेस्ट का फटाफट बताओ, तो इधर एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1023 FC में, और इधर टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट, लेकिन फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट तो 5% टैक्स लगेगा। और टीडीएस कितना आएगा? रेसिडेंट को दिया तो 10% काट के दो, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट के तो 5% काट के दो, ओके। फिर डिविडेंड इनकम का क्या होगा बताओ? डिविडेंड इनकम कहां से आई है? एसपीवी से मिला है। किसको? बिजनेस ट्रस्ट को। तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FC, लेकिन यहां एग्जेम्प्ट होगा तो वही डिविडेंड यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल, और टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। लेकिन फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो 10% टैक्स आता है। और सी, लॉजिक क्या है, जो इधर एग्जेम्प्ट होता है वो इधर टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन डिविडेंड इनकम में चौकन्ना रहना, डिविडेंड इनकम है ना, यूजुअली तो इधर एग्जेम्प्ट हुआ तो इधर टैक्सेबल हो जाता है ना। हर चीज का ऐसा ही है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन डिविडेंड कभी कभी इधर भी एग्जेम्प्ट होता है, इधर भी एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा कब मालूम है? अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है, मतलब एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया, मतलब फुल 30% टैक्स भरा है, 22 नहीं, फुल 30 भरा है। और फुल 30 भरा है तो मतलब भारी टैक्स भरा है, तो यूनिट होल्डर को मजे दे देते एग्जेम्प्ट। और अगर एसपीवी ने 22% भरा है, 22% मतलब मजे लेके कम टैक्स भरा है,
तो यूनिट होल्डर के लिए सजा टैक्सेबल। अरे ऑपोजिट थिंकिंग लगाना, ऐसी डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट एसपीवी हैज ऑप्टेड। अब तुम लोग बोले उसका एसपीवी से क्या कनेक्शन है? अरे भाई डिविडेंड का सोर्स एसपीवी ही है, तो अपने को देखना है कि जिस एसपीवी से डिविडेंड सोर्स होके आया है वो 22% भरा था कि 30%। अगर 22% भरा था तो मजे लिया था, तो वो मजे लिया तो इन्वेस्टर को सजा, मतलब टैक्स आएगा यूनिट होल्डर को। और अगर एसपीवी ने 22 नहीं फुल 30% भरा था, हाय राम 30 भरा मतलब एसपीवी सजे में थी, सजा में, तो यूनिट होल्डर को मजा, यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सी ऐसे दिमाग से सोचना तो बुद्धि चलेगी। तो सी ये मजा सजा की टेक्निक से सिंपल होता है। अगर एसपीवी 22% बढ़ रहा है तो मजा आ रहा है ना, कम रेट है ना, तो एसपीवी को मजा आया तो यूनिट होल्डर को सजा, तो मतलब इधर टैक्सेबल हो जाएगा, जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा है टैक्सेबल। और वाइस वर्सा, अगर एसपीवी ने फुल 30% भरा है, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे एसपीवी डिड नॉट ऑप्ट 115BAA फुल 30% पेड, तो एसपीवी फुल 30% बोले एसपीवी सजे में थी, सजा ली थी, तो यूनिट होल्डर को मजा मिलेगा, एग्जेम्प्ट। देखो इधर लिखा है, क्या लिखा है? एसपीवी नॉट ऑप्टेड 115BAA, मतलब फुल टैक्स भरी थी तो यूनिट होल्डर को एग्जाम कर दिया, देखो है ना। तो इन शॉर्ट सी हर चीज ऑपोजिट हो रही, लेकिन डिविडेंड है ना, कभी कभी इधर भी एग्जाम्ड होगा, इधर भी एग्जाम्ड होगा। सी इधर मतलब दो अलग पार्टी, बिजनेस ट्रस्ट के अंदर तो एग्जाम्ड ही है, यूनिट होल्डर के लिए भी कभी कभी एग्जाम्ड हो जाता है, लेकिन ये डिविडेंड में थोड़ा गड़बड़ होता है, याद रखना। फिर रेंट इनकम इधर एग्जाम तो इधर टैक्सेबल, और रेंट में स्पेशल रेट नहीं है, एटलीस्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड में तो स्पेशल रेट तो था। ये दो इंटरेस्ट में स्पेशल रेट क्या था? 5%, इधर 10% था, बट दैट स्पेशल रेट इज ओनली फॉर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट। बट रेंट में तो सभी के लिए नॉर्मल रेट है, चाहे तू देसी बॉय हो कि परदेसी बॉय हो, RNR कुछ भी हो। फिर अदर इनकम के ऊपर कैसे टैक्स आता है? शॉर्ट टर्म अंडर AAA 15%, लॉन्ग टर्म का 10%, सादा लॉन्ग टर्म 20%, विनिंग्स का 30%, और बैलेंस के लिए MMRT। और MMRT क्या होता है? 42.744%। वो पता नहीं कैसे डिराइव होता है, मैक्सिमम टैक्स रेट 30% प्लस सरचार्ज ऑफ 37% प्लस 4% सेस, ऐसे करके 42.74% आता है। और ये तो क्या है, ब्रूटली टैक्स हो जाता है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, तो इन्वेस्टर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, बिजनेस ट्रस्ट की क्या क्या इनकम होती है? IDRO, ये रिपीट हो रहा है जो बोला वो, आई वाली इनकम एग्जेम, ये भी एग्जेम, ये भी एग्जेम, ये टैक्सेबल, एग्जेम 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 टैक्सेबल। और यूनिट होल्डर के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऑपोजिट कर, एग्जेम 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 का ऑपोजिट टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, और इधर जो टैक्सेबल इधर एग्जेम। खाली डिविडेंड में केयरफुल क्या रहना चाहिए कि कभी कभी इधर भी एग्जेम्ड होता है तो इधर भी एग्जेम्ड होता है, वो मैंने बता दिया, ये सब रिपीट हो रहा है। अब देखो, कभी कभी बिजनेस ट्रस्ट के पास है ना IDRO के अलावा कुछ ऐसा रिसीट होता है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, मीन्स इट रिसीव समथिंग विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, मतलब कुछ पैसा आ रहा है बट वो इनकम नहीं है। जैसे बिजनेस ट्रस्ट ने किसी को लोन दिया था, लोन का रीपेमेंट आया है। अरे आज हम लोग किसी को लोन देते, रीपेमेंट आता तो इनकम थोड़ी है, अपना ही लोन में दिया हुआ पैसा वापस आया तो इनकम थोड़ी ना होता है। तो ऐसा लोन रीपेमेंट का इमेजिनेशन लाओ ना, इमेजिन बिजनेस ट्रस्ट को किसी पार्टी ने लोन का रीपेमेंट किया है, तो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। तो अगर बिजनेस ट्रस्ट को कुछ ऐसा मिला है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, फिर वो चीज यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इफ समथिंग इज इन द नेचर ऑफ इनकम, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये देखो सब तरह की इनकम IDRO में आ गई है, क्या छूट रहा है बताओ? इंटरेस्ट फ्रॉम SPV आ गया, डिविडेंड फ्रॉम SPV आ गया, रेंट आ गया, और अदर इनकम मतलब अदर सब इनकम आ गई। तो इनकम के नाम का तो IDRO के अंदर सब आ गया IDRO में। अब ये जो है ना कुछ ऐसा है जो इनकम नेचर का नहीं है, तो उसके लिए देखो स्पेशल रूल क्या है, ये देखो,
बिकॉज ये चीज इनकम के नेचर की नहीं है। एग्जाम्पल क्या था, लोन रिपेमेंट, तो इधर मैंने क्रॉस किया, क्यों? अरे कोई चीज इनकम ही नहीं है तो टैक्स कैसे आएगा, है ना? तो बिजनेस ट्रस्ट क्या बोलेगी, हम तो भाई इस पे टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने तो किसी को लोन दिया था, रीपेमेंट हुआ है, तो इनकम ही नहीं, तो टैक्स क्यों भरे, तो हम तो इस पे टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन ऐसा पैसा, ये देखो, जब बिजनेस ट्रस्ट को आता है और वो लोग यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देते हैं, यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट तो बोल सकते भाई हमने किसी को लोन दिया था, वो रीपे हुआ है, इनकम थोड़ी ना है, तो ठीक है, उसके लिए नॉट एन इनकम। बट यूनिट होल्डर के लिए तो क्या बोलना चाहिए, बिजनेस ट्रस्ट हमको जो भी पैसा देगा हमारा इनकम है। तो चाहे बिजनेस ट्रस्ट ने कोई लोन रीपेमेंट का पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इट इज एन इनकम फॉर द यूनिट होल्डर, बिकॉज यूनिट होल्डर के लिए क्या है, उसने थोड़ी ना किसी को लोन दिया था जो रीपे हुआ था। यूनिट होल्डर का बिजनेस ट्रस्ट से क्या रिश्ता है, वो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर को तो इन्वेस्टमेंट वाली जगह से जो मिला उसका रिटर्न है, समझेगे नहीं? सो बिजनेस ट्रस्ट के लिए सही है, नॉट एन इनकम, चौकड़ी मारा, नॉट टैक्सेबल। बट जब इन्वेस्टर बन के सोचोगे, तो इन्वेस्टर तो जहां इन्वेस्ट किया है वहां से जो भी आता है उसकी सब कमाई है, और है ना, कमाई है तो यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा इस पे। ओके, तो सी ये इधर क्रॉस किया है, लेकिन इधर क्या लिखा है, टैक्सेबल। ओके, लेकिन टैक्सेबल कैसे होगा, ये देखो, लुक हियर, इसमें भी फॉर्मूला है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस इशू प्राइस। इधर इशू प्राइस क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि सी, मानो या ना मानो, ये चीज इनकम है कि नॉट इनकम है, नॉट इनकम, तो यूनिट होल्डर के लिए भी टेक्निकली तो नॉट इनकम है ना। तो यूनिट होल्डर ये तो नहीं बोलेगा लोन रिपेमेंट, लेकिन यूनिट होल्डर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, और यूनिट होल्डर ने इन्वेस्टमेंट क्या किया था, इशू प्राइस, इशू प्राइस के सामने ये मिला है। सी बिजनेस ट्रस्ट क्या बोलेगी इस चीज को, लोन दिया था, सामने रीपे हो गया, तो लोन गया था, रीपेमेंट आया, तो इनकम ही नहीं है, फिर टूस हो गया। लेकिन इन्वेस्टर के लिए क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट के सामने आया था। एक से इन्वेस्टर के लिए क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट के सामने कुछ आया था, और इन्वेस्टमेंट उसकी इशू प्राइस में रिप्रेजेंट होती है। देखो, यूनिट होल्डर की इन्वेस्टमेंट किससे रिप्रेजेंट होती है, इशू प्राइस, बिकॉज जो इशू प्राइस में उससे पैसा लगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, और उसकी इन्वेस्टमेंट के सामने देखना है उसको कितना आ रहा है। सी बिजनेस ट्रस्ट तो जिसको लोन दी ना, वो तो जितना लोन दिया उतना ही रिपे करेगा, वो तो सेम अमाउंट ही होता है, लेकिन इन्वेस्टर को थोड़ा कम ज्यादा मिलता है। ओके, तो सी ये क्रॉस क्यों पहले समझा, कि बिजनेस ट्रस्ट ने जिसको 100 रुपए का लोन दिया था, वो 100 रुपए का रिपेमेंट आया, दिया था 100, आया 100, नॉट एन इनकम। बट यूनिट होल्डर क्या बोलेगा, हमने इशू प्राइस में लगाया तो कुछ और था, लेकिन हमको मिल थोड़ा ज्यादा रहा है, तो अगर ज्यादा मिला तो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाता है। और उसको इशू प्राइस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दिस रिसीट इज कैपिटल इन नेचर। सी जो रूटीन इनकम होती है ना, वो तो आईडीआरओ है, उसका हमने डिस्कशन कर दिया है। ये जो आइटम है ना, स्पेशल आइटम, ये इनकम नेचर की नहीं, इट्स अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। मींस बिजनेस ट्रस्ट ने किसको लोन दिया, वो कैपिटल के फॉर्म में रीपे हो गया, वही यूनिट होल्डर को पास ऑन हो रहा है। तो यूनिट होल्डर भी इसको कैपिटल इन नेचर दिखाएगा कि आई हैव इन्वेस्टेड सम इशू प्राइस, एज अगेंस्ट दैट आई गॉट सम मनी। तो सिर्फ विथ फिगर बात करूंगा, समझेगा। ये देखो, लुक हियर, ये देखो, मैंने इधर एग्जांपल दिए। मान लो इशू प्राइस 12 रुपया लगाया था, ये इशू प्राइस किसके एंगल से, तो यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट के आईपीओ में 12 रुपया लगाया था, ऐसा मान के चलो, इशू प्राइस 12 था, याद रखना। अब ये देखो एरो जो दिखा रहा हूं, ये वाला है ना, ऐसी वाली अमाउंट है ना, कुछ 10 रुपया थी, और वो 10 रुपया उसको दे दी। 10 रुपया क्या लिया इधर बताओ, लोन रीपेमेंट। मतलब बिजनेस ट्रस्ट को कोई 10 रुपये का लोन रीपे करके गया था, तो बिजनेस ट्रस्ट को 10 रुपये के लिए क्या बोलना चाहिए, ये तो भाई हमने लोन दिया था, रीपे हुआ है, इसमें काहे की इनकम, तो वो लोग तो हाथ ऊपर कर देंगे, नॉट एन इनकम। बट यही 10 रुपया बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रही है, पास ऑन कर रही है। पास ऑन करेगी तो ही ये सब आता है। लेट्स अज्यूम पास ऑन नहीं किया, रिटेन कर लिया, तो जाने दो ये सब।
मेरी थियरी में अजम्पशन क्या है, ये जो 10 रुपये का लोन रीपेमेंट आया ना, उसने यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया 10 रुपया। तो सी बिजनेस ट्रस्ट ने तो हाथ ऊपर कर दिया, अब यूनिट होल्डर को ये देखो 10 रुपया आ रहा है, लेकिन उसने इशू प्राइस में डाला कितना था, 12। तो 12 डाला था, उसके सामने 10 आया ना, तो सरप्लस नहीं आया है, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टर ने इशू प्राइस में 12 डाला है और 12 के सामने 13 आया, तो 1 रुपये पे टैक्स आएगा। लेकिन मेरे ये वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है, 10 रुपये आया है, तो ये 10 रुपये के फ्लो में इधर तो नो टैक्स, और इधर देखो 10 रुपया इधर आएगा, कंपेयर विद इशू प्राइस ऑफ 12। तो इज इन्वेस्टर गेटिंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट के पूरा भी नहीं आया, पूरा इशू प्राइस भी नहीं आया, कम आया ना, तो ही इज नॉट गेनिंग। यूनिट होल्डर विल बी सेट टू गेन व्हेन if he gets something more than the issue price, okay, because actually it is not an income nature transaction, okay। अब ट्राई करना, सेकेंड ईयर में वापस यूनिट होल्डर को मिला, फर्स्ट ईयर में 10 रुपए का इफेक्ट क्या आया, इधर भी नो टैक्स, इधर भी नो टैक्स, दोनों ने टैक्स नहीं भरा, याद रहा 10 रुपए पे, ओके। सेकेंड ईयर में 9 रुपया मिला है, ये देखो मैं जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूं नहीं इसका कर रहा हूं, अदर रिसीट्स जो लिखा है ना, वो 9 रुपया बिजनेस ट्रस्ट को मिला था। तो पहले बिजनेस ट्रस्ट क्या बोलेगी, भाई 9 रुपये का हमने किसी को लोन दिया था, रीपे हुआ है, और लोन दिया रीपे हुआ, उसमें काहे की इनकम, तो वो लोग तो हाथ ऊपर कर देंगे। लेकिन 9 रुपया वो लोग किसको दे रहे, यूनिट होल्डर। अब यूनिट होल्डर बोलेगा ये हर साल ऐसा पैसा आ रहा है, गए साल 10 रुपया आया था, इस साल 9 आ गया, ऐसे करके 19 रुपया आ गया। अरे मतलब क्यूमुलेटिवली सोचने का, यूनिट होल्डर का दिल पे सोच क्या चल रहा है, यूनिट होल्डर बोल रहा है गए साल हमको इस तरह से 10 रुपये दिए गए थे, इस साल 9 रुपये वापस आए, तो 10 और 9 19, मतलब, और हमने तो इशू प्राइस में खाली 12 लगाया था, तो 12 का इशू प्राइस लगा के 19 मिलता है, तो सरप्लस की फीलिंग जाग रही है। कितना सरप्लस, 7, तो 7 टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इसका सेक्शन भी है 56(2)(12। तो वापस बता, फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज का इफेक्ट, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। सेकेंड ईयर में 9 रुपये का, इधर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यूनिट होल्डर के लिए 9 हैज क्यूमुलेटिवली बिकम 19। अगेंस्ट दैट ही हैज इन्वेस्टेड 12, he made a surplus of 7, 7 will be taxable under income from other source। अमाउंट याद रखना, क्यों चल रहा है मेरा अभी भी 7 रुपये पे टैक्स भरा, याद 7 रुपये पे टैक्स भरा, 7 रुपये पे टैक्स भरा, 7 रुपये टैक्स भरा, याद रखना। अब तीसरे साल वापस हो रहा है, ये हर साल हो क्या रहा है, बिजनेस ट्रस्ट को कोई लोन रीपे करके जाता है, वो लोग यूनिट होल्डर को दे देते हैं। तीसरे साल 6 रुपया आया है, सही देखो ड्राइंग देखो, 6 रुपया आया, ये 6 रुपया यहां वाला है देखो। तो बिजनेस ट्रस्ट तो पहले हाथ ऊपर कर देगी, भाई हमारा इनकम नहीं, ये तो लोन रीपेमेंट, तो हम तो टैक्स नहीं भरेंगे, सही है, बिजनेस ट्रस्ट को आएगा भी नहीं। लेकिन यूनिट होल्डर को क्यूमुलेटिवली कितना आ गया, पहले साल 10 मिला था, फिर 9 मिला, अब 6 मिला, हर साल मिल ही रहा है, तो 10 + 9 + 6 क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 10 + 9 + 6 25। और उसने इशू प्राइस के नाम पे इन्वेस्ट कितना किया था, 12, तो मतलब उसके इशू प्राइस के मुकाबले उसको 13 रुपया का सरप्लस हुआ है, 13 रुपीज लिखा देखो ये। लेकिन 13 में से उसने 7 रुपये पे टैक्स भर दिया था, तो अब 5 पे भरेगा। मैं बोला था अमाउंट याद रखना, ईयर 1 में टैक्स नहीं आया था, ईयर 2 में 7 रुपये पे भर दिया था, तो 13 में से 7 टैक्स आ गया है, तो अभी 6 पे ही आएगा, 6 पे आएगा, 6 पे। अरे इधर देखो मैंने क्या, इधर मैं 25 लिया था ना, एक क्यूमुलेटिव बेसिस पे था, ये देख फॉर्मूला क्या देख पढ़, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट, मतलब हर साल इस तरह से रकम आ रही है, तो अपने क्यूमुलेट करके देखते हैं, क्योंकि अपने को क्या देखना है, इसी इशू प्राइस तो मैंने एक ही बार लगाया था, और क्यूमुलेट करके देखो कितना आ रहा है, और जो सरप्लस आ रहा है वो टैक्सेबल, और एक बार सरप्लस पे टैक्स भरा तो दोबारा नहीं आना चाहिए, वो भी ध्यान रखो। तो तीनों साल का इफेक्ट क्लियर है। ईयर 1 में 10 था, इशू प्राइस 12 था, नो सरप्लस नो टैक्स। ईयर 2 में 10 का 19 हो गया,
तो 12 इशू प्राइस था, 7 रुपए की टैक्सेबिलिटी आ गई। फिर क्यूमुलेटिवली ईयर 3 में 10 प्लस 9 प्लस 6 25 हो गया। सरप्लस क्यूमुलेटिवली बिकेम 13, बट आउट ऑफ इट 7 इज ऑलरेडी टैक्स, तो 6 पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट जोरदार है, ये चीज कवर करने के मैंने सम बनाया। ओके, सी किसी का डाउट है सर टैक्स तो ईयरली होता है तो क्यूमुलेटिवली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी अपने इशू प्राइस तो वन टाइम ही दिए ना। सी ये इधर जो टैक्सेबिलिटी की इस बात की आ रही है, हमने बिजनेस ट्रस्ट में जो लगाया है उसके सामने सरप्लस कितना आया, तो बिजनेस ट्रस्ट बार बार देगी तो सरप्लस तो टोटल करके मेजर होगा ना। क्योंकि इशू प्राइस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ट्रस्ट गिव्स मी एवरी ईयर, सो एवरी ईयर यू हैव टू क्यूमुलेट एंड सी। Issue price is investment once and for all year. We invest in issue price, it's once for all years. Do we invest every year? एक बार इन्वेस्ट किया है सालों साल के लिए, लेकिन पैसा बिजनेस ट्रस्ट साल टू साल दे रही है तो क्यूमुलेट करके देखेंगे। हाँ ठीक है, एक बार टैक्स भर दिया तो वापस नहीं आना चाहिए, तो उसका तो मैंने बताया था ना, क्रेडिट मिलेगा। एक्चुअली पता लॉ में फॉर्मूला कैसा दिया बताओ, ये देखो क्यूमुलेट करके देखो कितना है, माइनस इशू प्राइस करो, फिर जो भी आता है उसमें माइनस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। अरे फॉर्मूला ही दिया एक्ट में ऐसा, कैसा? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट क्यूमुलेटिवली माइनस इशू प्राइस, तो इससे सरप्लस आ गया, फिर माइनस टैक्स्ड अमाउंट इन पास्ट, बैलेंस विल बी द फ्रेश टैक्सेबल अमाउंट। ओके, इसके ऊपर देखो सम करते, ये देखो फटाफट जल्दी देखो सम देखना अपना। Mr. Rajesh is a resident unit holder of Shipra. ओके, सी रेसिडेंट यूनिट होल्डर होता है तो उनका TDS 10% ही कटता है। यूनिट होल्डर, ये सम पूरा यूनिट होल्डर का है। यूनिट होल्डर के जीवन में क्या क्या इनकम आती है, ये सम यूनिट होल्डर का बनाया मैंने। यूनिट होल्डर की इनकम देख के बता क्या है, IDRO और ये वाला 5 आइटम सब में डाल सकते हैं मैक्सिमम, सबका इफेक्ट फटाफट बता। ये आएगा तो टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जाम भी वो देखना पड़े। एसपीवी ने अगर मजे लिए हैं 22 के तो इधर सजा, एसपीवी ने मजा नहीं लिया, वो खुद सजा में थी तो इसको मजा। फिर रेंट, फिर ये सब चीज सब में दिखाता हूं, देखो फटाफट देखना। ही इज एन इन्वेस्टर, क्या लिखा सॉरी, राजेश इज रेसिडेंट यूनिट होल्डर ऑफ शिप्रा। शिप्रा इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। शिप्रा कौन है? कोई बिजनेस ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, विच होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग इन GPL। ये कौन किस में होल्ड कर रहा है? रीट होल्ड्स, एक से है ना, रीट होल्ड्स 100% ऑफ GPL। अरे बिजनेस ट्रस्ट जिसमें पैसा लगाती है ना, ये देखो वो SPV होता है, और SPV का कैरेक्टर कब मिलता है? मोर देन 50% लगाया हो तो इधर तो 100% डाला है, तो इस सम में SPV कौन है? GPL लिमिटेड। 100% वाला मोर देन 50% हो गया, तो दिस बिकम्स माय SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके, तो इधर पार्टीज कौन कौन है? यूनिट होल्डर राजेश, ओके लिख देता हूं, यूनिट होल्डर कौन है? राजेश। और ये शिप्रा कौन है? बिजनेस ट्रस्ट है। GPL क्या है? SPV। फिर क्या लिखा है? राजेश अक्वायर्ड 10% यूनिट्स इन शिप्रा, मतलब बिजनेस ट्रस्ट है शिप्रा, इन द ईयर 2021 एट एन इशू प्राइस ऑफ 20 लाख। ये देख 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 के क्या दिया है, देख क्या दिया है। इशू प्राइस काम आएगा ना अपने को। अभी मैं जो अमेंडमेंट वाला पॉइंट पढ़ा रहा था, इशू प्राइस ये तो काम आया था उसमें। मैंने क्या इशू प्राइस दिया था मेरे एग्जाम्पल में? 12 रुपया लिया था ना, वैसे इस सब में 20 लाख है, क्योंकि ये तो उसके फुल होल्डिंग का है ना, वो तो पर यूनिट लिया था मैंने। फिर क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ शिप्रा लिमिटेड। टेल मी, ये किसकी इनकम है? राजेश की के बिजनेस ट्रस्ट की? शिप्रा लिमिटेड लिखा है, देखो पढ़ो गौर से पढ़िए, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ शिप्रा, तो मतलब दिस इज ऑल इनकम ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट को हम लोग रीट भी बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
ओके, क्या क्या इनकम दिए? डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, शॉर्ट टर्म गेन ऑन सेल और डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये सब एसपीवी दिख रहे हैं, जीपीएल क्या है? एसपीवी है। तो डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, शॉर्ट टर्म गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, अदर रिसीट्स इन द नेचर ऑफ लोन रिपेमेंट। टेल मी, ये चीज मेरे ड्राइंग में से देख के बताओ क्या दिया है? ये सब दिया हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूं ये सब दिया हुआ है? अरे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ शिप्रा। शिप्रा मतलब बिजनेस ट्रस्ट, मतलब ये डेटा कम सब में दिया है। और ये तो पूरा थोड़ी इन्वेस्टर को मिलता है। अपना इन्वेस्टर 10% स्टेक होल्डर है तो उसको 10% नहीं मिलेगा। और इन लोग ने ये ना पूरी बिजनेस ट्रस्ट की इनकम दी है, भूल मत, पहले बता रहा, बहुत कीमती चीज है ये। लिखा ही था इट इज एन इनकम ऑफ दी शिप्रा लिमिटेड। ओके, तो ये 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ मेरे को सम में बताओ कहां लिखूं अपनी ड्राइंग में? 2, 3, 1 और 2.8 ना। तो ये देखो 2 करोड़ ये है, ये 3 करोड़ दिया है। ओके, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेंस्ट अदर इनकम में आएगा 1 करोड़, और फिर ये 2.8 कुछ दिया था। क्वेश्चन में रेंट इनकम नहीं दिया है, जाने दो। तो ये जो फिगर्स क्वेश्चन में दिए हुए, ओके। फिर जीपीएल डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर, जीपीएल कौन है? एसपीवी। एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया, मतलब 22% भरा के फुल 30%। अरे ऑप्ट नहीं किया मतलब 22% नहीं भरा, कितना भरा? 30%। और एसपीवी ने 30 भरा मतलब पूरी सजा ली है। और एसपीवी ने सजा, इन्वेस्टर को मजा। तो यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होगा डिविडेंड। अरे डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी इस पे डिपेंड करता है, एसपीवी मजा लिया कि सजा में था। 20% लिया तो बोलते हैं एसपीवी मजा लिया, तो डिविडेंड को सजा आएगा टैक्सेबल। और इधर 22% नहीं भरा था, फुल 30 भरा था, तो एसपीवी ने फुल 30 भरा, तो पूरा सजा वाला जिंदगी था। तो एसपीवी को सजा तो यूनिट होल्डर को मजा। तो इस समय यूनिट होल्डर के लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या लिखा? शिप्रा लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड 90% ऑफ अबाव अमाउंट्स। अबाव मतलब ये देखिए, टू द यूनिट होल्डर। मतलब है ना, बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया तो इतना है, लेकिन इन्वेस्टर को बांटा खाली 90 है। अरे वो बिजनेस ट्रस्ट कमा के सब थोड़ी बांट देती है, 90% बांटी है। तो टेल मी, ये सब इनकम का 90% ही बांटा, लेकिन 90% तो सब इन्वेस्टर को बांटा होगा। अपना तो 10% इन्वेस्टर है, वो तुम लोग देखेगे नहीं शीट यार, ये देखो अपना राजेश 10% है। तो सोच, ये तो बिजनेस ट्रस्ट की सारी कमाई है, उसमें से इन्वेस्टर को 90% बटा है, और उसमें भी 10% अपने राजेश को मिला है। और मुझे राजेश की चिंता क्यों है? सब में देख क्या पूछा है, व्हाट वुड बी राजेश इज टोटल इनकम। तो टेल मी, क्या ये सब राजेश की इनकम बन जाएगी? नहीं ना, ये तो बिजनेस ट्रस्ट का है, और उसमें से 90% सबको मिला है, उन सबों में से राजेश को 10% मिला है, ध्यान देना। तो राजेश का अमाउंट क्या होगा उनमें? ये सब का पहले 90 निकालो, फिर उसका 10% निकालोगे तो राजेश के हाथ में आएगा। टेल मी, ये सब की मुझे टैक्सेबिलिटी बता दो ना। पहले बिजनेस ट्रस्ट के हैंड से बताओ, मैं इधर लिख रहा हूं ना बिजनेस ट्रस्ट के लिए। ये सब का बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है बताओ? भूल गए तो देख के कर, अभी क्या करेगा। बिजनेस ट्रस्ट के लिए सब कुछ तो एग्जेम्प्ट है। क्या टैक्सेबल है? अदर इनकम अदर देन IDR। और ये लोन रिपेमेंट भी टैक्सेबल नहीं है, देखो क्रॉस किया था है ना। बाकी सब एग्जेम्प्ट है, कुछ अदर जैसा मिला तो MMRT पे टैक्स आएगा, तो मैं वो हिसाब से करता हूं। सब एग्जेम्प्ट है ना, एक सेकेंड। तो डिविडेंड एग्जेम, इंटरेस्ट भी एग्जेम, लेकिन ये अदर इनकम में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। कैसे मालूम पड़ा? अरे अदर का मतलब क्या है बताओ? ये अदर इनकम,
इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट को छोड़ के, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट को छोड़ के हो गया, तो ऐसा वाला इनकम MMRT, ओके, तो इसलिए टैक्सेबल लिखा है। और अदर रिसीट्स आर इन द नेचर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, तो क्रॉस। सी मिक्स मत होना, ये मार्किंग में ना बिजनेस ट्रस्ट बन के की है, ओके, बिजनेस ट्रस्ट के एंगल से मैंने मार्किंग किया है, मतलब ये रूल्स के हिसाब से मैंने किया, ओके। यूनिट होल्डर के लिए अलग हो जाएगा, यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा बताओ, चलो मैं यूनिट होल्डर का इधर अलग से लिखता हूं, यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा, सब उल्टा करना है। जो बिजनेस ट्रस्ट के हैं एग्जेम्प्ट है इधर टैक्सेबल, जो उसके लिए टैक्सेबल इधर एग्जेम्प्ट, लेकिन डिविडेंड एक्सेप्शन है। डिविडेंड तो क्या है, दोनों में भी एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर एसपीवी फुल 30% भरी है तो सी इधर देखो क्या, मेरे को एक एक का बताओ ना, पहले डिविडेंड ही, हाँ डिविडेंड ही सामने आ गया, तो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है। और ऐसे क्या है, जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट होता है यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है, मतलब यूजुअली टैक्सेबल होता है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि डिविडेंड दिया था जीपीएल एसपीवी कंपनी ने, और एसपीवी क्या लिखा था, एसपीवी 115BAA के मजे नहीं लेना, और 115BAA का मजा नहीं लिया मतलब सजा वाली जिंदगी, और उसकी सजा वाली जिंदगी तो यूनिट होल्डर का मजा, तो यूनिट होल्डर के लिए इधर एग्जाम लिख रहा हूं मैं। भाई बहन सब लोग इस पे ध्यान दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, क्यों सम यूनिट होल्डर पे बनाया इन लोग ने, है ना। फिर अब सिंपल है, खाली डिविडेंड में केयरफुल रहना है। अब तो अपोजिट करते जाओ, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जाम, यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो इधर देखो टी लिख रहा हूं। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल है MMRT, तो यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऑपोजिट एग्जेम्प्ट। फिर ये अदर रिसीट्स इन द नेचर ऑफ लोन रीपेमेंट जिसको लेके अमेंडमेंट है, वो इधर चौकड़ी होता है, नॉट इन इनकम, बट इधर टैक्सेबल होता है, तो इधर टी आएगा। और ये कौन सी चीज बोल रहा हूं, ये अभी जो अमेंडमेंट के नाम का पढ़ रहा था ना वो, तो ये अपने को करना है, बट अमाउंट कितना आएगा देखना पड़ेगा ये वाले का। अब देखो क्या लेगा, कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स पे लो राजेश। एक्चुअली ये वाला पार्ट है ना, इस पे ध्यान मत दो, ये क्वेश्चन में चेंज किया है, एक बार मैं इसको छुपा ही देता हूं। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, पहले इतना पढ़ो ना, कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय राजेश अज्यूमिंग ही हैज नॉट शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट नहीं हुआ है, मतलब डिफॉल्ट पकड़ के बैठा है, मतलब 115 BAC पकड़ के बैठा है। सी डिफॉल्ट में से क्या लिखा है, डिफॉल्ट में से शिफ्ट आउट नहीं हुआ है, डिफॉल्ट रिजीम मतलब 115 BAC, उसमें से शिफ्ट आउट नहीं हुआ है, मतलब 115 BAC में समा गया है वो, समझता है ना इंग्लिश, ही हैज नॉट शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, शिफ्ट आउट नहीं हुआ है मतलब 115 BAC में अटका हुआ है, तो इधर लिख देता हूं ये 115 BAC। और ये क्यों काम आएगा, टैक्स भी तो निकालना है ना, तो बताओ इसकी इनकम में, टोटल इनकम में क्या क्या आएगा बताओ, राजेश बन के सोच, राजेश ने क्या क्या कमाया बताओ। ये देख राजेश, ये रहा, ये देख राजेश है मेरा, राजेश, राजेश ने क्या क्या कमाया, डिविडेंड कमाया। एक्चुअली सी ये सब बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया, लेकिन जो बिजनेस ट्रस्ट कमाती है इवेंचुअली यूनिट होल्डर की इनकम बन जाती है, पास ऑन हो जाता ना। तो राजेश ने क्या क्या कमाया, डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट कमाया, शॉर्ट टर्म गेन कमाया, अदर रिसीट्स कमाया, तो सबका बताओ क्या आएगा, अमाउंट के साथ बताओ। डिविडेंड कितना कमाया, अरे राजेश ने डिविडेंड कितना कमाया, 2 करोड़ कमाया, 2 करोड़, अरे 2 करोड़ तो बिजनेस ट्रस्ट को मिला था, लेकिन उसका 90% सबको बांटा है, उसका 10% राजेश को आया होगा, करना जल्दी, 2 करोड़ का 90% 1.8 करोड़,
और उसका 10% राजेश को है 18 लाख, लेकिन राजेश बोलेगा फिकर नॉट एग्जेम्प्ट है ना। और पता है यूनिट होल्डर को जो भी एग्जेम्प्ट होता है ना, ये देख लो, एक सेक्शन था 1023 FD था, 1023 FD, लेकिन एक बार सेक्शन की चिंता मत करो, ट्रीटमेंट समझ लो, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना आया था 18 लाख। तो ये देखो सॉल्यूशन में देखते जाओ, ये देख क्या किया, डिविडेंड डैश किया मैंने, क्यों, पर एग्जाम अंडर सेक्शन 1023 FD, क्योंकि एसपीवी ने 115 BA का मजा नहीं लिया। अरे वो मजा नहीं लिया तो सजा लिया ना, वो सजा लिया तो इन्वेस्टर एग्जाम, और हम लोग इन्वेस्टर है ना, ये हो गया। और अमाउंट कैसे आया 18 लाख, 2 लाख का 90%, फिर उसका 10%, सॉरी 2 करोड़ का। तो क्या लिखा, अकॉर्डिंगली 18 lakhs बीइंग डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय राजेश इज नॉट टैक्सेबल। नहीं, इनकम में लेंगे नहीं ना, सी इस पे तो टैक्स ही नहीं आ रहा है ना, जो चीज एग्जेम्प्ट है तो डैश करना है। अरे अमाउंट डाल दिया तो टैक्स आ जाएगा ना, तो बेसिक चीज पूछ ली तूने। अरे अपने डैश क्यों कर रहे, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं आना चाहिए ना। हाँ तो इनर कॉलम में लिखो, इसको ऐसा कर सकते, इनर कॉलम में 18 लाख लिख के माइनस कर दो, आउटर कॉलम में डैश, ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते। इनर कॉलम में 18 लाख लिखा, 18 लाख समझा ना कैसे निकाला था, फिर माइनस एग्जाम अंडर सेक्शन 1023 FD और माइनस करेगा आउटर कॉलम में डैश, बट इवेंचुअली डैश क्योंकि ये एग्जाम बन रहा है। ये तो मैंने इधर पूरा आंसर लिख ही दिया, इधर मैं खाली दिखा रहा हूं अभी। फिर इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस ट्रस्ट को तो 3 करोड़ मिला था, लेकिन सबको 90% बांट दिया, तो 3 करोड़ का 90% 2.7 करोड़, उसमें राजेश को तो 10% आया 27 लाख, और ये टैक्स आ जाएगा, देख 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 टैक्स आ जा रहा है ना। तो टैक्स आ जाएगा, तो इसका मैंने अमाउंट लिखा है, सही कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट। और एक चीज बताओ सुनो, यूनिट होल्डर जब भी एग्जाम्प्ट होगा 1023 FD, टैक्सेबल होगा तो 115 UA बोलने का यूनिट होल्डर के लिए। ये देखो यूनिट होल्डर की दुनिया बताओ, ये देखो यूनिट होल्डर की दुनिया में एग्जाम्प्ट हुआ तो 1023 FD, टैक्सेबल हुआ तो 115 UA, ओके। और बिजनेस ट्रस्ट की दुनिया में तो बहुत सेक्शन है, इंटरेस्ट का FC, डिविडेंड का FC, रेंट का FCA, 1023 मतलब पूरा नहीं बोला मैंने ऐसे। लेकिन यूनिट होल्डर की दुनिया में एग्जाम्प्ट हुआ तो FD, और टैक्सेबल हो तो 115 UA। तो सी अपना वाला क्या हो रहा है, ये टैक्सेबल हो रहा है 27 लाख, तो 115 UA। अमाउंट कैसे है दिखा दिया, देखो 3 करोड़ का 90% बंटवारा हुआ था सबके बीच, और राजेश को 10% उसका मिला है, ओके। और ये टैक्सेबल है। सी टैक्सेबल एग्जाम का सिंपल रूल याद रखो, ये देखो जो इधर एग्जाम्प्ट हुआ था ना, वो इधर टैक्सेबल होना ही है, एक्सेप्ट डिविडेंड। डिविडेंड कई बार इधर भी एग्जाम्प्ट होता है तो इधर भी एग्जाम्प्ट हो जाता है ना, वो जब एसपीवी ने फुल 30% भरा होता है तो। फिर और क्या था सब में, सी सब में टोटल 4 ही इनकम, देखो अंडरलाइन कर दे, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। सी कंप्यूटेशन करते तो अपने इनकम देखनी है ना क्या है, ये कंप्यूटेशन है तो ये 4 इनकम ही डालना है बस। माना कि ये 4 बिजनेस ट्रस्ट का था, लेकिन इवेंचुअली इन्वेस्टर को मिल रहा है ना, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म गेन, ये तो एग्जाम्प्ट हो रहा है, और एग्जाम्प्ट होगा तो 1023 FD, तो इसका देखो इफेक्ट क्या लिखा है मैंने, डैश कर दिया, चाहे तो इनर कॉलम में लिख के लेस कर दो। बाय द वे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने को कितना मिला है, बिजनेस ट्रस्ट ने 1 करोड़ कमाया, तो उसका 90% सबको बांटा है, उस बंटवारे में हम 10% है तो हमें उसका 10% मिला होगा, तो 1 करोड़ का 90% 90 लाख, उसका 10% 9 लाख, तो 9 लाख आया, बट एग्जेम्प्ट है। लेकिन देखो मैंने दिखा के रखा 9 लाख एग्जेम्प्ट। अब आया मेन अमेंडमेंट वाला पॉइंट, तो अभी आ रहा है। ये देखो 2.8 करोड़ क्या था, बिजनेस ट्रस्ट को लोन रिपेमेंट जैसा मिला है 2.8 करोड़। हाँ तो मैं अपनी ड्राइंग में डाल के सिखाता हूं,
ये तो मैं सिखा था, ये देखो बिजनेस ट्रस्ट को कितना मिला है, 2.8 करोड़ मिला है। ओके, तो टेल मी राजेश के हाथ में कितना आया होगा? अरे पूरा राजेश को थोड़ी दे देंगे 2.8 करोड़ यार, राजेश अकेला मालिक थोड़ी है, 10% स्टेक होल्डर है। तो सी पहले तो ये 2.8 करोड़ का बंटवारा 90% ही हुआ है। ये देख लिखा था डिस्ट्रीब्यूट 90% अबाव अमाउंट, अबाव मतलब ऊपर जो लिखा है। तो पहले 2.8 का 90% सबके बीच बटा था, कितना आया? 2.52 करोड़। और हमारे राजेश को तो 10% ही मिला है। बोलना 10% कितना आया? 25,20,000 आ रहा है। 25,20,000 अमाउंट याद रखना। राजेश को 25,20,000 मिला। ये देख, राजेश को 25,20,000 मिला है। और इशू प्राइस कितना था उसका? 20 लाख। अरे इशू प्राइस से कंपेयर करते हैं ना, इशू प्राइस नहीं देखा था हमने? अरे इशू प्राइस ये देख 20 लाख है। तो बस सिंपल हो गया हिसाब कि हमारे राजेश को मिला 25.2, 25,20,000 है, और उसका इशू प्राइस है 20 लाख। डिफरेंस कितना है? 5,20,000 पे उसने टैक्स भर दिया। ये टैक्स क्यों? और सी बिजनेस ट्रस्ट तो बोलेगा हम तो नहीं भरेंगे भाई, हमारे लिए तो लोन रिपेमेंट है। लेकिन वही पैसा यूनिट होल्डर के लिए इनकम है ना। क्यों? यूनिट होल्डर को आज पूछेंगे तूने इन्वेस्ट कितना किया था? 20 लाख, और आया कितना? 25,20,000। ज्यादा आया भाई, तू कमा लिया है, तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? इन्वेस्टर तो इशू प्राइस डाला है 20 लाख, लेकिन अगेंस्ट दैट 25,20,000 मिला। ये 25-20 समझा ना कैसे आया था? कितने लोग नींद के नशे भूल जाते हैं। देखो ये टोटल लोन रीपेमेंट था, इन्वेस्टर को 90% बांटा है। ओके, विच केम टू 2.5 करोड़। इसका 10% राजेश को मिला, तो आ गया 25,20,000। ओके, तो कितने पे टैक्स आया? ये देख सही है ना, 5,20,000। लेकिन सी याद रखना 5,20,000 पे उसने टैक्स भर दिया है। अब नेक्स्ट ईयर वापस उसको ऐसा कुछ पैसा मिला तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे करते हैं में। ये देखो वो वाला पॉइंट टेस्ट कर, एक्चुअली सम हो चुका है। एक से पहले इसको खत्म कर देते ना। ये 5,20,000 को ऐड किया ना, ये देखो फाइनली देखो डिविडेंड डैश हो गया था, ये आ गया था, ये डैश था। टोटल कितना आ रहा है? 32.20। वो तुम लोग चेक कर लेना, ये टोटल इनकम है। अब इस पे टैक्स निकालना है 115 बीएससी से। क्यों 115 बीएससी लिखा? ही हैज नॉट शिफ्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकला, मतलब डिफॉल्ट में ही है वो। तो टैक्स देखो अमाउंट इतना था ना, देखो टैक्स मैंने कैलकुलेट रखा रेडीमेड। 115 बीएससी में स्लैब क्या है? 3 लाख तक 0, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 के ऊपर जो है वो उसमें 30%, और 15 के ऊपर देखो कितना आ रहा है? 17,20,000 है ना। वो तो ठीक है, तुम लोग कर लोगे। और सरचार्ज आएगा नहीं आएगा? सरचार्ज कब आता है? जब ये अमाउंट 50 लाख के ऊपर हो, है ना। आदमियों का सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर आता है ना, लेकिन ये 50 लाख हुआ ही नहीं, तो सरचार्ज नहीं आएगा। रिबेट भी नहीं आएगा। रिबेट कब आता है? 115 बीएससी में ये 7 लाख तक होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो रिबेट भी नहीं ना सरचार्ज। तो डायरेक्टली मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डाला है 4%। ओके, फिर देखो मैंने टीडीएस भी कट किया है। किस बात का टीडीएस वाले? ये देखो लुक यार, मैं बताता हूं तुम लोग को। यूनिट होल्डर को जो भी मिलता है सब टीडीएस कट के मिलता है। टीडीएस किस पे कटता है? देखो इंटरेस्ट में कटता है 10%। ओके, डिविडेंड में भी कटता है 10%। और 10% ही क्यों बोल रहा हूं मैं दिखा दूं, तुम लोग शायद देखे नहीं थे, मैं बता रहा हूं। रेसिडेंट यूनिट होल्डर का 10% टीडीएस कटता है। सी इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट होता है ना, तो टीडीएस कैसा होता है? मैंने क्या बताया एनआर के लिए डायलॉग क्या मारता हूं? एनआर जिस रेट से टैक्सा जाता है उसी रेट से काटा जाता है। एनआर होगा तो टैक्सिंग रेट इज द टीडीएस रेट ना, बट ये तो अपना रेसिडेंट बनता है,
उसमें तो एडॉक 10% होता है। तो मेरे को बताओ टीडीएस की गुंजाइश कहाँ कहाँ है? इंटरेस्ट में, डिविडेंड में, रेंट में, बस 3 ही जगह टीडीएस आता है इसका। ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना। तो अपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट है क्या, तो टीडीएस आएगा। ये देखो पहली 3 चीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट है तो टीडीएस आएगा ना। ये देखो इंटरेस्ट था तो ये देखो इसमें टीडीएस कटता है। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटा क्योंकि हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया ना वो, लेकिन इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है क्योंकि वो हमारे लिए टैक्सेबल भी है। सबका ही चेक कर लो ना, ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस भी नहीं कटा होगा। और अदर रिसीट्स के लिए टीडीएस इन्होंने नहीं निकाला है। वो 194 एलबीए वाला टीडीएस है ना, वो खाली इन्हीं इनकम्स का है। देखो IDRO में ही आता है। ये जो वाला पॉइंट है उसमें टीडीएस नहीं है। तो टीडीएस अगर आएगा भी तो भी किस में आएगा? IDR। ओके, और ओ वाली चीज तो एग्जेम्प्ट ही हो जाती है ना। तो मेरे को बताओ टीडीएस अपने सम में कितना आया? फिर खाली टीडीएस ओरिएंटेड एक ही आइटम था ये। तुम ही चेक, डिविडेंड तो एग्जाम था, टीडीएस का सवाल नहीं है, ये भी एग्जाम था। और अदर रिसीट्स का जो अमेंडमेंट है उसमें टीडीएस नहीं रखा इन लोग ने। तो टीडीएस ओरिएंटेड खाली इंटरेस्ट ही था, और इंटरेस्ट था कितना इसका? 27 लाख। उसका 10% टीडीएस कटा होगा, यानी कि 2,70,000, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। ये देखो टीडीएस का क्रेडिट मिलता है ना। सी कई बार है ना स्टूडेंट लोगों को डाउट आता है, सर ऐसे तो दुनिया में बहुत टीडीएस होते हैं, लेकिन टीडीएस का लास्ट में एडजस्ट करने का कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है? तो सी एक टेक्निक बता रहा हूँ। क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी पूछा हो ना, तो टैक्स निकाल के बंद कर दो। पेएबल वर्ड बोलो ना, पेएबल, पेएबल, तो टीडीएस वीडीएस जो भी कटा है उसका ज्ञान दिखाओ। ओके, ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा, लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूं तुमको। अगर क्वेश्चन ने पूछा टैक्स लायबिलिटी निकाल, तो बस जो आंसर है ना हेल्थ एंड एजुकेशन, इसके बाद बंद कर दो। ओके, फिर आगे टीडीएस कटा उसकी परवाह मत करो। लेकिन इधर अपने सब में क्या पूछा है ना, मैं अपने प्रोटोकॉल से कर रहा हूं, टैक्स पेएबल पूछा है। तो अगर कोई टीडीएस वीडीएस कटा है उसका लिहाज रखो, तो वो लेस कर दो, तो लेस करके आंसर है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, चलो फटाफट, देखो टाइम अप हो रहा है अपना। ये देखो सब में एक और चीज पूछा है, ये पहला पार्ट पढ़ना है। व्हाट वुड बी राजेश टोटल इनकम इफ ड्यूरिंग 20 to 23, मतलब गया साल, ही रिसीव्ड 2480 फ्रॉम शिप्रा विच वॉज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। अरे मतलब इन लोग क्या बोल रहे हैं? ये देखो नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, मतलब ये देखो ये था ना, ये ऐसी वाली चीज, ये देख ऐसी वाली चीज उसको गए साल भी मिली थी। कितनी मिली थी? ये देखो पहले गया साल क्यों बोल रहा है, ये देख इधर 22, 23 है देखना, और उसको क्या मिला था? 24,80,000। मीन्स ऐसा मानो कि इसको ये गए साल मिल चुका था। और मुझे कैसे मालूम है ऐसी वाली चीज की बात कर रहे? अरे लिखा है ना इधर, ये देख क्या लिखा है, विच वॉज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम लिखा है, मतलब वैसी वाली चीज ही है। तो मतलब सोचो 2480 उसको गए साल मिल चुका था, तो गए साल उसके साथ क्या हुआ था? 2480 मिला था, एक समय इधर लिख रहा हूं, 20 to 23 गया साल 24,80,000 मिला था उसको, और उसका इशू प्राइस कितना था? 20 लाख। तो डेट मीन्स गए साल उसका सरप्लस बन चुका था यार। सी यूनिट होल्डर को इशू प्राइस से ज्यादा आता है ना, तो सरप्लस बनता है। तो मतलब गए साल उसने 480 पे टैक्स भर दिया है। अब इस साल क्या हुआ था? इस साल का मैं अलग कलर में कर रहा हूं अपना, इस साल 23, 24, इस साल अपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे करेंगे। मैंने तुमको पढ़ाते टाइम क्या बताया था? ये देख अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट, इतने सालों का क्यूमुलेटिव अमाउंट लेना, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव करोगे तो सी गए साल का याद रखना 2480 आया था,
इस साल का ऐसा वाला अमाउंट कितना है? ऐसे तो 2.8 करोड़ था, लेकिन उसका 90% इन्वेस्टर्स को बांटा है और उसका 10% राजेश को आया, तो वो 25,20,000 था। तो क्यूमुलेट कर, ये प्लस 25-20 तो क्यूमुलेटिव होता है ना, तो करना 24,80,000 प्लस 25,20,000 ऐसे ऐड करना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिवली कितना हो गया? 50,000। सी क्यूमुलेट क्यों करते? क्योंकि इशू प्राइस एक ही बार डाला है, तो एक बार की इशू के प्राइस के सामने अपने को क्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए, तो ये क्यूमुलेटिव हो गया। और अपना इशू प्राइस तो 20 लाख ही रहेगा। तो सेकेंड ईयर में ना ऐसी आइटम से अपना 30 लाख का सरप्लस बन गया। मतलब इन्वेस्टर के दिल पे क्या बीते कि भाई मैंने 30 लाख का सरप्लस बना दिया ऐसी चीजों से, लेकिन उसमें से ऑलरेडी गए साल टैक्स भर दिया ना, तो सी ये ऑलरेडी टैक्स वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। अरे 4,80,000 भी उसने पहले ऑलरेडी टैक्स भर दिया, तो अब उसको कितने पे टैक्स आएगा? माइनस करके कितना आया? 25-20। मतलब नोटिस किया, इस साल उसको 25-20 ही मिला था, इसमें पूरा टैक्सेबल हो गया क्योंकि ऑलरेडी सरप्लस भी घूम रहे हो। अरे उसका तो गए साल ही सरप्लस बन गया था 480। अरे तो अभी तो उसको जो भी मिलेगा सरप्लस ही है ना उसका। उसका तो लास्ट ईयर ही 480 सरप्लस हो गया था, तो अभी तो बिजनेस ट्रस्ट को 1 रुपया भी देगी सरप्लस हो गया, 2 रुपया देगी सरप्लस, बिकॉज ऑलरेडी सरप्लस में तैर रहा है। अरे सरप्लस में इशू प्राइस 20 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी आ चुका था, और ऑलरेडी सरप्लस उसका 480 तो टैक्स हो गया, तो अब तो उसको हर साल जो भी मिल रहा है ना बिजनेस ट्रस्ट से वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अपने को फिर भी क्यूमुलेटिव वाला टेक्निक यूज करने का, पहले टोटल कितना मिला वो देखो, माइनस इशू प्राइस, फिर जो आया उसमें से ऑलरेडी टैक्स माइनस कर दो। एक्चुअली एक्ट में फॉर्मूला ही दिया, तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला को इंग्लिश में बोल के बताओ। 50 लाख को क्या बोलेंगे? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूमुलेटिवली टिल डेट, माइनस 20 लाख को क्या बोले? इशू प्राइस, माइनस अमाउंट टैक्स्ड इन पास्ट, दिस इज द फ्रेश अमाउंट टू बी टैक्स्ड विच कम्स टू 25-20। तो अपने आंसर में चेंज क्या आएगा? लो ये देखो, देख आंसर में चेंज क्या आएगा, देख 25-20 हो जाएगा। अरे चेंज वाला आंसर लिखा है, सिचुएशन 2 बोला था ना, तो सी ये सब सेम रखा है मैंने। और ये तो अपने ओरिजिनल सम में भी ये डैश था, ये 27 था, ये डैश था, इसमें बदलाव आया है। और वो कैसे निकाला देखो, फॉर्मूला देखो मेरा क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट क्यूमुलेटिवली 50 लाख निकाले थे हम लोग, माइनस इशू प्राइस, माइनस अमाउंट टैक्स्ड अर्लियर, ये वाली वर्किंग से किया देखो ये। तो सी ईयर 1 में ऐसा हुआ था, ईयर 2 में ऐसा हुआ था, टेल मी नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर वापस मिला तो वापस क्यूमुलेट करके देंगे। अभी तक अपना 50 लाख क्यूमुलेट हो गया है, नेक्स्ट ईयर 2 लाख भी मिला तो 52 लाख हो जाएगा। अरे एवरी ईयर क्यूमुलेट करके करना चाहिए, और क्यूमुलेट करो माइनस इशू प्राइस काटो, वो होता है अपना टोटल सरप्लस, माइनस हाउ मच इज टैक्स्ड इन पास्ट, बैलेंस विल बी द फ्रेश सरप्लस। ओके सी, इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरप्लस, क्योंकि ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टिल डेट है, तो 30 लाख इज माई टोटल सरप्लस, एंड कुछ सरप्लस ऑलरेडी टैक्स हो चुका था, तो बैलेंस इज अ फ्रेश सरप्लस टू बी टैक्स्ड नाउ। ओके, इन शॉर्ट मेन यही सीखने का था अपने को, इसका इफेक्ट ये समझ जाना। ओके एक चीज मेरे को बताओ, एक मैं ऐसे वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एक फ्रेश चीज पूछ रहा हूं। ओके ये देखो, टेल मी, एक्चुअली वो तो पूछना क्या मैंने कवर किया था ना, ये देखो, अगर इसको 10 रुपया मिला था तो क्या हुआ था? 10 रुपया मिला था तो इशू प्राइस 12 था ना अपना, तो टैक्स आया ही नहीं। सी मेरे वाले सम में क्या है, फर्स्ट ईयर भी सरप्लस बना, नेक्स्ट ईयर भी सरप्लस बना था, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि यूनिट होल्डर हमेशा सरप्लस बनाएगा। तो सी जैसे मेरा एग्जांपल ये ज़्यादा का मस्त था, इसमें
रिपीट ही कर रहा हूं, 10 रुपया फर्स्ट ईयर मिला था, तो 12 के सामने देखा तो सरप्लस 0 बना, सरप्लस था ही नहीं, तो टैक्स ही नहीं आया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट किया तो 10 + 9 19 हो गया, तो 7 का सरप्लस बना। जबकि मिला नेक्स्ट ईयर 9 रुपया था, लेकिन सरप्लस खाली 7 ही कहलाएगा, इसलिए क्यूमुलेट करना पड़। नहीं तो कितने लोग सर जो 9 रुपया मिला डायरेक्ट टैक्सेबल है, नहीं, सीधा 9 को टैक्सेबल नहीं ले सकता, क्यूमुलेट करने का। तो पिछले बार का 10, अभी का 9 19 हुआ, फिर -12, तो ये प्रॉपर सरप्लस अभी आता है 7। ओके, इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्यूमुलेटिव अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट माइनस इश्यू प्राइस माइनस अमाउंट टैक्स्ड अर्लियर, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर के लिए। ओके, और इसका सेक्शन क्या लिखना चाहिए, 56 to 12 है ये चीज का सेक्शन, और इसका हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो नॉट टैक्सेबल है, और वो चीज का नाम है रीपेमेंट और लोन, एनीथिंग विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। ओके, दैट्स इट। तो अपने सेशन खत्म हो गए।